मेडल के बाद ऐसे पहले इकट्ठे बैठे हैं स्टेज पे, दो हरियाणवी एक साथ। फोटो खिंचवाते ही एक ही बात बोल रहे हैं, बोला सर आपकी रील देखी थी। लगातार 2-3 रील वायरल हुई है। कंफ्यूजन होती है, बट जिस हिसाब से वो बोलते हैं मेरे को लगता नहीं है कंफ्यूजन है, वो उसी की बात कर रहे हैं। और वो ऐसी रील है कि कोई आपको ये भी नहीं कहता होगा जरा एक बार बोल के बताइए। वो बोल रहे हैं ऐसे, बोल रहे हैं? गाँव वाले बोल रहे हैं एक बार वही बोल के बता। अरे मका ऐसे थोड़ी ना होता है। बहुत शर्म आ रहा था कि पहला ख्याल ये था कि मैं दे रहा हूँ, और दूसरा ये था कि ये सबने देख लिया है, और तीसरा ये था देखा तो घर वालों ने भी होगा। आप अमूमन इतनी गाली देते हैं, उस दिन कुछ स्पेशल था? तुम्हें ये गाली देते नहीं देते? नहीं। ये आपने कैमरे के सामने थोड़ा दोस्त को बचा लिया। 2017 में मैंने फर्स्ट टाइम दिल्ली आया था ट्रेनिंग के लिए, तो नवदीप मेरा रूम पार्टनर था। ओ हाँ, काफी मेमोरीज हमारे साथ में। आप दोनों को एक दूसरे के बहुत राज पता है। हाँ। तब तो इसका नाम बिंदी था। बिंदी? पहली रीडिंग क्या थी कि इनमें क्या ऐसी चीज है जो आपको लगता था कि मेडल तक ले जाए? ऐसा तो कुछ दिखा नहीं, बस आ ही गया। मेरे को अभी भी याद है 2019 में मेरे को पहली बार मेरी पर्सनल जेवलिन मिली थी, जो रेंज की जेवलिन होती हैं, महंगी होती है काफी, 1-1.25 लाख से 1.5 लाख तक की भी होती है जेवलिन। तो मैं छुप छुप के ले जाता था सबसे कि कभी कोई इसका रेट पूछ ले और मैं बोलूँ ये 1.5 लाख की है। तो गाँव में ये होता है कि मजाक बनाते हैं, ये बोलते थे इतने की तो चांदी की बन जाती है यार। मेरा तो मेडल आने के बाद पहला थॉट यही था कि पीएम सर से मिलूंगा। मैं बहुत खुश था। अबुक भी हो गए आप सोचते सोचते। मतलब सर आप समझो, देखो कि पीएम सर आपके लिए बैठ रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप बड़े हो मेरे से, तो सर कितना मतलब बस निकल नहीं रहा कि सर क्या बात है वो। जब हम मेडल सेरेमनी में बैठे थे तो ऑस्ट्रेलियन एथलीट था मेरे साथ, श्रीलंकन एथलीट था। मैंने बताया जब उन्हें कि हाँ वी आर वेटिंग फॉर आवर पीएम टू कॉल अस, तो वो बोले कि प्राइम मिनिस्टर विल कॉल यू। मैं कहा बिल्कुल। तो एक ऐसा होता है कि जो विदेश वाले भी फील करते हैं कि यार ये नहीं मिल रहा है ये चीज। लगभग 100-150 मीटर तक बाइक साथ में ही घसीटते ले गया, तो उससे क्रश हो गया था बिल्कुल पैर। खून गर्म में होता है पता नहीं लगता, बट जैसे ही ठंडा होने लगता है ना खून, तो फिर तो मतलब आप इमेजिन करो सारा ब्लड निकल गया आपका और पैर मतलब बिल्कुल ऐसे हो गया था, क्रश हो गया था। तो देख के ही पता लग गया था कि भाई ये तो काटना पड़ेगा। हो गया कि हाँ काट दिया है और मैं आईसीयू में हूँ। बस मेरे को अभी भी याद है, मैं पूरा एक दिन रोया था, 24 घंटे रोया था। बट मैंने ये ठान ली थी कि आज के बाद इस पॉइंट पे नहीं रोना। जब मेरा टोक्यो में मेडल आया, मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ ये चीज, तो कहीं ना कहीं नीरज भाई का मेडल आया था उस टाइम पे, तो कंपेयर बहुत सा है मैंने। कंपेरिजन करना, हाइट के साथ मैच करना कि ये इतने साल का है, हमारा इतने साल का है, इसकी हाइट अच्छी है तो इसका मतलब हमारा अच्छा है। जब पता है कि मैं ठीक नहीं हूँ तो मेजर करके क्या प्रूव करना चाहते हो? शायद आपको किसी ने ये भी कहा था कि अपनी लाइफ खत्म कर दो। मैं रहा इसके साथ में बहुत हूँ, बट ऐसे तो पहली बार देख रहा हूँ मैं इसको कि इतने सीरियस इश्यू पे बात कर रहा है ये। पढ़ लिख के अपना नौकरी लग जाएंगे, 9 to 5 जॉब करेंगे और अपनी जिंदगी आराम से निकाल लेंगे, अगले जन्म में देखते हैं। बहुत बार ये होता है ना, वो देख रहे होते हैं ऐसे करके ऐसे करके, जब वो देख रहे होते हैं ना मैं उनको बुला लेता हूँ, आजा अच्छे से देख ले, दूर क्यों खड़ा है। सारी चीजें अपने पास रखता था। मैंने कभी कंप्लेन नहीं की कि वो ऐसे बोल रहा है, वो ऐसे बोल रहा है। जो बोल रहा है उसको पीट ही देता था। दिल्ली में तो ये है, दिल्ली में तो वो है, उन चीजों से बचना। तो कमरे से बाहर भी नहीं निकलता था। मैं अभी तक लाल किला नहीं गया हूँ। क्यों? अभी तक डरते थे आप? फिर सुमित आया मेरे साथ, फिर हम दोनों साथ हुए, फिर हम दोनों भी कहीं घूमने नहीं गए। ये वो शान, मैं सोच रहा था कहानी में ट्विस्ट आएगा। ये मेरे रूम में रुक गया रात को, पता नहीं किसी ने शिकायत कर दी कि नवदीप रहने दे, वो दिक्कत हो जाएगी। नवदीप रुका हुआ है यार, चेक करो। नवदीप यार ये क्या बात है यार, यार तुम फोन नहीं उठा रहे यार, तुम्हारे लिए खाना आया यार, तुम ले भी नहीं रहे यार। वही पूछ रहे हैं कि कितनी मतलब गर्लफ्रेंड है? हाँ। नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं है सर, अभी कोई गर्लफ्रेंड सीरियस नहीं? नहीं है। नाम मैं ले दूं के? नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। टॉप एंगल, जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा सा टॉप एंगल पर जाकर देखने का प्रयास करते हैं ताकि उसको थोड़ा समग्र रूप से देख सकें, समझ सकें, और ऐसी चीजें जो नहीं दिख रही हैं वो भी दिखनी शुरू होती हैं। तो आज के जो हमारे दो मेहमान हैं वो दोनों इस वक्त 7वें 8वें 9वें, कोई आसमान होता होगा तो वहां पर हैं ही, और उनकी चर्चा देश भर में है क्योंकि देश का नाम उन्होंने रोशन किया है और बहुत अद्भुत काम किया है। हमारे साथ नवदीप और सुमित अंतिल मौजूद है। आप दोनों का बहुत स्वागत, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है पैरालंपिक में,
और आपने दोनों ने गले में पहना हुआ है, ये असली सोने का है? नहीं, इसमें 6-7 ग्राम सोना होता है, कोटिंग होती है, बाकी सिल्वर होता है। सिल्वर होता है, मतलब- लेकिन ये असली वाले सोने से ज्यादा अच्छी फीलिंग देता होगा, नहीं? बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा सर, क्योंकि ये ज्यादा। देश का गर्व है। हाँ सोना तो हम सुनार से भी जाके ले लें, हाँ, ये सबको पर ये नहीं देश मिलेगा। का गर्व है। सही बात है, शानदार रहा है। मुझे ये बताइए कि अभी जब आप लोग आए, एक तो मैंने अभी शुरू में कहा कि आप 7वें 8वें आसमान पे, अभी आपको समझ में आ रहा है आप किस आसमान पे हैं? क्या फीलिंग है अंदर मेडल जीतना और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर से भी मिलना? देखिए बिल्कुल, और मैं समझ सकता हूँ जैसे जो मैं फील कर रहा हूँ इस टाइम पे। मेरा दूसरा है ये, तो अच्छा लगता है, बट कहीं ना कहीं पहले से ही पता था मेरे को कि ये सब होने वाला है इंडिया में जाके। क्योंकि जब टोक्यो में गोल्ड आया तो उस टाइम पे बहुत एक अलग फीलिंग थी, पहली बार गोल्ड आया था और मतलब मज़ा आ रहा था उस टाइम पे। बट हाँ, फॉर श्योर पीएम साहब से मिलके और स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब से मिलके, राजनाथ सर से मिले आज, और भी बहुत सारे जो कल हम महाराष्ट्र के सीएम रेजिडेंस पे थे, उन्होंने जिस तरह से इनवाइट किया हमें, काफ़ी सम्मान मिल रहा है सभी से और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हाँ, देश के लिए इतना बड़ा काम किया है और काफ़ी खुशी है। नवदीप, आपकी फीलिंग क्या है? मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, मतलब फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल है, तो अच्छा लग रहा है। देशवासी पहचान रहे हैं कि हाँ भाई, देश के लिए प्राउड मोमेंट बनाया है हमने, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि देशवासियों की तरफ से जो ये प्यार मिल रहा है। और आई थिंक ऐसे ही पैरा स्पोर्ट्स के बारे में जागरूकता फैलेगी भारत में, तो अच्छा रहेगा फ्यूचर इंडियन स्पोर्ट्स के लिए। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मेरे थ्रू पूरा इंडिया जागरूक हो रहा है खेल को लेके। तो अभी आप जहाँ जा रहे हैं, लोग आपकी रील की बात ज्यादा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि वो स्पॉन्टेनिटी में आ गया था? वो फोटो खिंचवाते ही एक ही बात बोल रहे हैं, बोला सर आपकी रील देखी थी। मेरे को वैसे दो कन्फ्यूजन होती है, 2-3 लगातार 2-3 रील वायरल हुई हैं, कन्फ्यूजन होती है, बट जिस हिसाब से वो बोलते हैं मेरे को लगता नहीं है कि कन्फ्यूजन है, वो उसी की बात कर रहे हैं। और वो ऐसी रील है कि कोई आपको ये भी नहीं कहता होगा सर एक बार बोल के बताइए ना? वो बोल रहे हैं ऐसा, बोल रहे हैं? वो ऐसा बोल रहे हैं। मैं आया, जैसे इंडिया में आया तो सब वेलकम वगैरह हुआ, तो गांव वाले बोल रहे हैं एक बार वही बोल के बता। अरे मैं ऐसे थोड़ी ना होता है। अच्छा, लोगों में ये भी चर्चा हो गई उस वक्त, लोगों ने कहा कि ये जेवलिन का विराट कोहली है, क्योंकि आपकी थोड़ी शक्ल भी कोहली से मिलती है। आपको किसी ने कहा है? अरे सर, ऐसा तो ऐसा मैं किसी ने नहीं कहा? नहीं, अब तो बस वो कमेंट लेकिन फिर वगैरह गालियों के मामले में लोग आपको और उनको कंपेयर कर रहे हैं, और पैशन के मामले में कि उनका भी जब पैशन निकलता है तो थोड़ी गाली मुंह से निकल आती है। आप अमूमन इतनी गाली देते हैं या उस दिन कुछ स्पेशल था? नहीं यार, सुमित मेरे साथ है, हमने साथ में ट्रेनिंग करी है, ऐसे कभी नहीं होता। सुमित ये गाली देते नहीं देते? नहीं। ये आपने कैमरे के सामने थोड़ा दोस्त को बचा लिया। नहीं, यूजुअली जब हम रहते हैं ना तो बिल्कुल भी नहीं, बट ग्राउंड पे ट्रेनिंग जब कर रहे होते हैं या फिर कॉम्पिटिशन्स वगैरह, तो कभी कभार थोड़ा बहुत हो जाता है। आप जब हुआ मोमेंट आपको, अब जब आप वापस आपने रील देखा कि अरे यार मैंने ये किया है, उस वक्त आपका रिएक्शन एम्बैरेसिंग था कि यार ये क्या हो गया? हाँ, बहुत शर्म आ रहा था कि पहला ख्याल ये था कि मैं दे रहा हूँ, और दूसरा ये था कि ये सबने देख लिया है, और तीसरा ये था देखा तो घर वालों ने भी होगा। तो काफी मतलब शर्म तो बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। अब मतलब अगर कोई मेरे को मौका देना चेंज करने का तो मैं फट से करूंगा। नहीं, आपने देश को इतना गर्व करने का मौका दिया है। और देखिए क्या है कि हमारे यहाँ थोड़ा गाली को लेके लोग इतना बोलते हैं, देते सब है, लेकिन आपका क्या कैमरे पर आ गया। कौन सी ऐसी बात है जो मतलब इस देश में जो आबादी है बड़ी संख्या, वो सब वो गाली दे ही रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे, लेकिन आप थोड़ा ज्यादा फेमस हो गए। सुमित भाई, आपका ऐसा कुछ मोमेंट रहता है जैसे कुछ हो जाए आप भी पंप हो जाते हैं और निकलता है कुछ मुंह से? नहीं, आपका अंदर ही अंदर रहता है। नहीं, थोड़ा बहुत मतलब जो भी एथलीट होता है जब 4 साल लगातार मेहनत करता है एक थ्रो के लिए, जैसे 6 थ्रो मिलते हैं, सिर्फ एक ही निकालनी होती है हमें बेस्ट, तो उस एक थ्रो के लिए 4 साल, तो कहीं ना कहीं वो इसकी गलती नहीं है, वो फ्रस्ट्रेशन है पिछले 4 साल की, जो बातें सही हैं या फिर मेरे को लगता है कि जो जैसे ट्रेनिंग के टाइम में कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो इसकी आई थिंक वो निकली है। और बाकी गाली तो नहीं देता, ये जैसे साथ में भी ट्रेनिंग की है हमने, और इवन
क्योंकि हम मोस्टली सीनियर एथलीट्स के साथ में ट्रेन करते हैं, हम्म। तो वहाँ तो वैसे भी रिस्ट्रिक्टेड सा होता है सब कुछ। तो नदी, आपको याद है वो रील आपने पहली बार कब देखी? वो अगले दिन देखी, अगले अगले दिन दिन। सब दिखा रहे थे कि देख तू क्या करके आया। सब मतलब कोचेज वगैरह सब ये दिखा रहे थे, देख देख तू क्या करके आया। अरे मैं फिर वहीं शर्मिंदा हो रहा था। और ग्राउंड में तो ये भी होता है ना कि कोच साहब, मतलब जो कोच होते हैं वो लाइन के पास खड़े रहते हैं सामने ही, यहाँ तो पीछे थे तो पर तो इसलिए वहाँ तो काफ़ी, ग्राउंड में बिल्कुल कुछ नहीं ऐसा, दूर दूर तक नहीं। बहुत एकदम सीधे बालक थे आप। मतलब चिल्लाना विल्लाना रहता है, हाँ हूँ तो मतलब थोड़ा रहता है, बट हकीकत में ही सीधा बालक हूँ, बस वो थोड़ा सा एग्रेशन रहेगा। बालक तो नहीं रहा अभी। बालक मैं आपके हरियाणा में वैसे बोलते हैं ना बालक है, हाँ। इसलिए मैं बालक शब्द का इस्तेमाल कर रहा था। वैसे नवदीप शैतान है, परेशान करते हैं, क्या करते हैं आप दोनों की? ने मुझे जितना पता है आपने साथ में ट्रेनिंग शुरू की थी। हाँ, जब 2017 में मैंने फर्स्ट टाइम दिल्ली आया था ट्रेनिंग के लिए, तो नवदीप मेरा रूम पार्टनर था। ओ हाँ, तो काफी फिर मेमोरीज तो आप हमारे लोग- साथ में। आप दोनों को एक दूसरे के बहुत राज पता है। हाँ। लगभग 1.5 साल रहे हैं हम, और तब तो इसका नाम बिंदी था। बिंदी। बिंदी क्यों? इसको वैसे जो हमारे रूम ओनर थे वो प्यार से बिंदी बुलाते थे। मतलब मैं सबको प्यारा और मतलब खिलौना टाइप लगता था, तो अब सब भी- प्यार से क्यूट नेम्स रख देते थे। ये था शब्द गलत यूज कर रहे हैं तो उस वक्त जब आप पहली बार इनसे मिले थे, और मेरे ख्याल से ये आपके जेवलिन में आपसे सीनियर है, मतलब आपसे पहले से फेंक रहे हैं। अभी पता लगा मेरे को, बहुत सीनियर है ये तो। ये 2012 से कर रहे हैं। तो उस दौरान आप जब पहली बार नवदीप से मिले, आपकी पहली रीडिंग क्या थी कि इनमें क्या ऐसी चीज है जो आपको लगता था कि मेडल तक ले जाएगी? ऐसा तो कुछ दिखा नहीं, बस आ ही गया। एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैं रूम में आया था ना, तो इसको पता था कि कोई F44 मैं बताता एथलीट। हूँ, मैं बताता हूँ। चलो ये बताइए। क्या था ना, मैं पहले से कर रहा था कोच साहब के पास ट्रेनिंग, तो मेरे को जस्ट आइडिया हो गया था। उन्होंने बोल दिया था कि तेरे रूम में ऐसा ऐसा एक बंदा आ रहा है वहाँ से, और मेरे को डिसेबिलिटी पता थी। तो 3-4 लोग आए कमरे में, सामान रखे जा रहे हैं, गाड़ी से उतारा होगा तो वो रखे जा रहे हैं और चले गए, और एक बच गया। तो था तो वो सुमित। मैं पूछा भाई आप आए हो कोच साहब के पास? बोला हाँ भाई मैं आया हूँ। मैं बोला कि भाई कोच साहब ने तो बोला था कि वो डिसेबल हैं, आप तो कहीं से कुछ लग ही नहीं रहा, पूरा फिट है सब कुछ। तो फिर बाद में इसने बताया कि भाई मेरा एक लेग नहीं है, तो वैसे करके बातचीत हुई थी। फिर बाद में हम जब साथ ट्रेनिंग करने लगे ना, तो हमारा दोनों का डेडिकेशन सिमिलर था, वे ऑफ थिंकिंग सिमिलर था। वो सुमित भाई भी रेसलिंग करते थे, मैं भी रेसलिंग करता था, तो तकरीबन हमारी दोनों की सोच वो हार्ड वर्क वाली थी कि भाई, मतलब वो हमारे टाइप बोलते हैं कि जीदारी वाला था। हम वो कहीं भी वो नहीं था कि चलो आज की छुट्टी मार ले। दोनों में सेम रहता था। हम एक दूसरे को बोलते रहते थे कि चल भाई खाली बैठे हैं क्यों, वो तो ऐसा नहीं रहता था ना, तू चला जा मैं यहीं रह रहा हूँ, दोनों साथ ही करते थे। तो तब से मतलब हमें एक दूसरे का पता लग गया था कि हाँ दोनों में डेडिकेशन है, और डेडिकेशन से बंदा कर लेता है सब कुछ। और आप दोनों एक दूसरे को खेल इंप्रूव करने में भी हेल्प करते थे? हम 2019 तक साथ रहे थे। उसके बाद मैं सोनीपत शिफ्ट हो गया था मेरे होम टाउन में, क्योंकि वहीं पे हमने अपना पूरा सेटअप कर लिया था। जब लॉकडाउन लगा उससे पहले था मैं। उसके बाद तो फिर अलग ही किया है हमने ट्रेनिंग। मतलब ट्रेनिंग अलग अलग कर बट रहे हैं, बीच बट बीच में बात होती रहती है, एक दूसरे को जैसे मोटिवेट करते रहते हैं। जैसे मेरा कंपटीशन पहले था, मेरा गोल्ड आ गया था, तो फिर इसने ट्रैक के बारे में पूछा था कि ट्रैक कैसा है, तो थोड़ा बहुत जैसे नीरज भाई ने मेरे को बताया था कि भाई ट्रैक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, थोड़ा देख के करना, ऐसा ना हो कि पहली थ्रो में इंजर्ड हो जाओ या ऐसा कुछ। तो सेम मैंने इसको बताया था कि भाई ट्रैक थोड़ा सॉफ्ट है, थोड़ा स्पीड कम रखना, क्योंकि ऑटोमेटिकली स्पीड ज़्यादा हो रही है उस पर। अच्छा। तो कहीं ना कहीं मेरे को भी लगा कि इसको भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आ रही थी वहाँ पे, हम्म, क्योंकि हम बता सकते हैं बट महसूस तभी होती है जब खुद खिलाड़ी कर रहे खुद ग्राउंड पे खड़ा होता है, और उस टाइम पे प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि। बट अच्छा किया इसने, काफ़ी मेरी उम्मीद से तो बहुत बढ़िया किया। तो आपकी जाने के पहले नीरज चोपड़ा से बात हुई थी? मेरी नहीं, मतलब वैसे तो होती रहती है नीरज भाई से बात मेरी, बट उस टाइम पे क्योंकि उनका मेडल आया था, सिल्वर मेडल आया था,
तो वो काफ़ी बिजी है। हर एक एथलीट समझता है कि ये एथलीट इस टाइम पे बिजी है तो अभी इसको डिस्टर्ब नहीं करना। तो मेरे मैनेजर हैं, मतलब एथलीट ARM बोलते हैं हमें, एथलीट रिलेशन मैनेजर, जो हमारे सपोर्ट सिस्टम होता है उसके मैनेजर होते हैं। जैसे हमें कुछ चाहिए होता है उनको बताते हैं कि भाई ये चीज़ चाहिए मेरे को, आप प्रोवाइड करवा दो। तो दिनेश भाई है मेरे, तो उनको मिलना था नीरज भाई से, तो मैंने वो मीटिंग अरेंज करवाई थी नीरज भाई की टीम को बोल के कि भाई एक बार इनसे मिलवा दो। तो फिर उसके बाद में उन्होंने एज अ मैसेज भेजा था दिनेश भाई के थ्रू। बट अभी तो हुई थी हमारी कुछ दिन पहले मैंने नवदीप की बात करवाई थी नीरज भाई से। तो मेडल जीतने के बाद बात हुई? हाँ, मेडल जीतने के बाद अशोक क्वार्टर में थे हम, तो नवदीप ने बोला कि भाई एक बार नीरज भाई से बात करवा दो। क्या बोला नीरज भाई ने आपको? उन्होंने बोला कि अच्छा किया, वो उन्होंने भी वीडियो देखी बट स्टिल उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अब बट हमें आगे बढ़ना है और तो मेंटेन रखो और अच्छा करो, अच्छा होगा आगे आगे। काफ़ी खुशी हुई कि क्योंकि कभी कभी इवेंट्स वगैरह में हम मिलते रहते थे, मतलब भाई साहब मिलते रहते थे, मतलब मैं मिलता रहता था भाई साहब से, तो वो जानते थे थोड़ा बहुत। तो उन्होंने अच्छा बोला कि ठीक है भाई, बढ़िया कर रहे हो, ऐसे ही करना है, मेंटेन रखो। मुझे लगता है आप लोगों को वो जो फीडबैक मिला कि वहाँ टर्फ थोड़ा सॉफ्ट है, वो भी आप लोगों के बहुत काम आया। मतलब इस मेडल में नीरज चोपड़ा का भी फिर एकदम योगदान है थोड़ा सा। वो तो देखो, जैसे जैसे मैं सच बताता हूँ कि मेडल में तो नहीं बोल सकते, बट ये है कि जिस तरह से उन्होंने उसमें उन्होंने 2020 टोक्यो के बाद में जिस तरह से लोगों को इंस्पायर किया है, लोग जानते हैं। मेरे को अभी भी याद है 2019 में मेरे को पहली बार मेरी पर्सनल जेवलिन मिली थी, जो रेंज की जेवलिन होती हैं, महंगी होती है काफ़ी, 1-1.25 लाख से 1.5 लाख तक की भी होती है जेवलिन। तो मैं छुप छुप के ले जाता था सबसे कि कभी कोई इसका रेट पूछ ले और मैं बोलूँ ये 1.5 लाख की है। तो गांव में ये होता है कि मजाक बनाते हैं उस चीज को, हाँ ये 1.5 लाख की जेवलिन, झूठ बोल रहा है। ये बोलते थे इतने की तो चांदी की बन जाती है यार, 800 ग्राम की होती है जेवलिन। तो बोले इतने चांदी की आराम से बन जाएगी, 2 बन जाएंगी। तो काफी सुनी है ये बातें। तो आई थिंक उनके मेडल के बाद में जिस तरह से लोगों ने जेवलिन को एज अ स्पोर्ट्स एक्सेप्ट किया इंडिया में, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है फॉर श्योर। 2020 टोक्यो के बाद जिस तरह की पैरा जेवलिन में जब मैं 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया, उसके बाद जो पहचान मिली, उसमें मैं बोल सकता हूँ फॉर श्योर उनका बहुत बड़ा हाथ है। और ये आप लोग सारे लोग हरियाणा से ही इतना जेवलिन में कमाल कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या? आप लोग इतना दूर फेंक कैसे लेते हैं? ये तो नहीं पता इतना दूर, बट ये है सर, वही है ना, देख देख के सीख रहे हैं। जब बड़े अच्छा कर रहे हैं तो फिर हम तो ऑटोमेटिकली फिर अच्छा करेंगे। तो मोटिवेशन हमें वहीं से मिल रहा है, नीरज भाई साहब से ही मिल रहा है। तो वहीं से अच्छा गाइडेंस और क्रेज़ बढ़ रहा है सर। अभी अगर मैं बताऊं तो इंडिया में 80 मीटर के भी 5 से 6 एथलीट ऐसे हैं जो 80+ मार चुके हैं अभी तक। तो वो अपने आप में एक बड़ी बात है। जब मैं आपकी पर्सनल स्टोरी पर आऊँ उससे पहले एक तो हाँ मेडल मैंने सुना, ये आप दर्शकों को मैं बता दूं बहुत भारी मेडल है। ये मैंने अभी उठाया था तो अच्छा खासा भारी मेडल है, तो गले में पहनने में थोड़ी दिक्कत तो होगी आपको। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी पर्सनल स्टोरीज पर मैं आऊँ उससे पहले, एक तो मेडल आपने जीता, इसकी बड़ी चर्चा है। दूसरा, आप लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलकर आए, वो एक्सपीरियंस कैसा था जरा शेयर करें। नवदीप, आपकी तो PM साहब ने भी रील देख रखी थी। सर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और हमारा ना, मतलब मेरा तो मेडल आने के बाद पहला थॉट यही था कि PM सर से मिलूंगा। मैं बहुत खुश था कि PM सर मिल लेंगे आप। तो मतलब काफ़ी मोटिवेशन मिलता है सर, क्योंकि PM सर बहुत बिजी शेड्यूल होता है, उसमें से हमारे लिए समय निकालते हैं और मिलते हैं, तो मोटिवेशन मिलता है सर। और मतलब हम देश में बता सकते हैं कि हम अपने देश का जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनसे मिले हैं, तो काफ़ी अच्छा मोटिवेशन और प्राउड फील होता है सर। अच्छा, अभी जब PM से आप मिले और वो आपके लिए जमीन पे बैठ गए, वो मोमेंट आपके लिए? सर वो मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। मेरे को तो लगा था कि मैं थोड़ा सा वो ऐसे करके पहना दूंगा कैप, पर PM सर ने जो मतलब वो दिखाया, उसके बाद बोला कि लग रहा है ना कि आप मेरे से बड़े हो, तो वो तो मतलब बहुत मतलब अभी वो मोमेंट बन गया है सर मेरे लिए कि मतलब ऐसा हुआ है, तो उसकी तो मैं प्राइसलेस है सर मेरे लिए। भावुक भी हो गए आप सोचते सोचते? मतलब सर आप समझो, देखो कि PM सर आपके लिए बैठ रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप बड़े हो मेरे से, तो सर कितना मतलब
सोच बस निकल नहीं रहा कि सर क्या बात है वो। आप सुमित, आप तो पहले भी पीएम से मिले हैं, क्योंकि आपको पहले भी मेडल मिला, तो आपकी जो यादें पीएम से पहले मिलने और इस बार मिलने में, और आपके लिए पीएम से कनेक्ट कैसा है? मेरे लिए वो एज अ मोटिवेटिंग रोल प्ले करते हैं, क्योंकि मेरे को अभी भी याद है जब मैं टोक्यो में मिला था उनसे, तो जब उनको पता था कि हाँ इन्होंने 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया, तब उन्होंने बोले थे कि 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, मेरे को 3 गोल्ड मेडल चाहिए। तो अब की बार जब मैं मिला तो अब भी उन्हें वो चीज़ याद थी कि हाँ मैंने 3 मेडल मांगे थे। मैं कहा सर आपने 3 मेडल मांगे थे, हाँ बोले और तुमने करके दिखाया। जब भी मिलता हूँ उनसे काफ़ी मोटिवेटेड फील करते हैं। और अ, जैसे मेरे को अभी भी याद है कि जब हम मेडल सेरेमनी में बैठे थे, मेडल सेरेमनी से पहले कोल रूम में बैठते हैं, टाइम होता है जब मेडल सेरेमनी के लिए, तो ऑस्ट्रेलियन एथलीट था मेरे साथ, श्रीलंकन एथलीट था। तो ऐसे ही एक दूसरे के ट्रेडिशंस के बारे में बात कर रहे थे, मैं और ऑस्ट्रेलियन एथलीट की, मतलब आपके वहाँ पे कैसी पॉलिसीज़ हैं, हमारे वहाँ पे क्या, मैं अपने बारे में बता रहा था। तो मैंने बताया जब उन्हें कि हाँ वी आर वेटिंग फॉर आवर पीएम टू कॉल अस, तो वो बोले कि प्राइम मिनिस्टर विल कॉल यू। मैं क्या बिल्कुल। तो एक ऐसा होता है कि जो विदेश वाले भी फील करते हैं कि नहीं यार ये हमें नहीं मिल रहा ये चीज़, और उनके तो पीएम का फोन नहीं है, हाँ अपने पीएम का है। हाँ, तो कहीं ना कहीं मेरे को बहुत ही प्राउड फील होता है कि हमारे पास में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इतना टाइम निकालते हैं। मेरे को अभी भी याद है जब उन्होंने बात की तो फौरन जब उनका मतलब फौरन यात्रा थी उनकी, तो उस टाइम पे भी उन्होंने टाइम निकाल के बात की, जाने से पहले भी बात करते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि जब उनको हम पे विश्वास है तो फॉर श्योर हम में कुछ बात है और देश के लिए अच्छा करने का मोटिवेशन मिलता है हमें। मैंने देखा जब वो पीएम के साथ आप लोग का इंटरेक्शन का वीडियो आया, तो किसी ने कहा कि हम पैरालंपिक वालों को जिस तरह से आपने अपनाया वैसे किसी ने नहीं अपनाया। ये आप लोगों को फील होता है? सर ये फील नहीं, आप देख सकते हो सर, आपको भी दिख रहा होगा कि जैसे वो ट्रीट कर रहे हैं सर, और सपोर्ट कर रहे हैं। तभी देखो ना 19 से 29 10 मेडल पैरालंपिक में ग्रो होना 3 साल के अंदर सर। पैरालंपिक बहुत बड़ा मंच है सर, जहाँ पूरा वर्ल्ड compete करता है। तो उनका सपोर्ट, उन्होंने जो हमें सपोर्ट किया है ना सर, तो उससे ही, तो इसका मतलब उन्होंने अपनाया है, तो काफ़ी अच्छा है सर। आप लोग को सरकार की तरफ से कैसी फैसिलिटीज मिलती हैं? जैसे कोई भी पैरा एथलीट है सर, वो वर्ल्ड रैंकिंग में बाई चांस स्टैंड करता है कहीं पे, तो टॉप स्कीम सबसे बड़ी स्कीम है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जो आई थिंक 2015 में पीएम सर ने स्टार्ट की थी। तो वो एक ऐसी स्कीम है सर जिससे एथलीट कहीं भी ट्रेनिंग कर सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिर्फ उसे प्रपोजल डालना है, बताना है, रीज़न बताना है कि मैं वहाँ पे क्यों जाना चाहता हूँ और क्या फ़ायदे हैं। उनके पास में एक रिसर्च टीम है, वो रिसर्च टीम रिसर्च करेगी और एमओसी पे आप पे अप्रूवल मिल चाहे जाएगा, कितना भी खर्चा चाहे हो। कितना भी खर्चा हो आप पे, इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच फंड यू आर यूजिंग। और सर आई थिंक 50,000 पर मंथ हमें स्टाइपेंड दिया जाता है ताकि हमें खाने पीने में कोई कमी ना हो, मतलब। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए, सबको पता है सर, खेलो इंडिया पैरा गेम्स की स्कीम है अलग से, जिससे एथलीट को 5 लाख रुपए का साल में फ़ायदा मिलता है। और भी सर, जैसे जिस तरह से स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट किया है पैरा गेम्स ने, और सर एनसीओई बनाई हैं, जहाँ पे मतलब जूनियर बच्चे जाके ट्रेनिंग कर सकें, उनको कोचेज़ मिलते हैं, गवर्नमेंट उनको प्लेटफॉर्म मिलता है ट्रेनिंग करने के लिए, और अच्छी डाइट दी जाती है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ऐसे धीरे धीरे जो ग्रास रूट लेवल के एथलीट्स हैं, जो बहुत मतलब जो शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है सर ये। मतलब एक तरीके से आज की डेट में कोई ओलंपिक में जा रहा है और कोई पैरालंपिक में जा रहा है, तो उनके बीच का डिफरेंस नहीं है। नहीं है, सब कुछ सेम होता है सर। गवर्नमेंट पॉलिसी सेम है, स्टेट की जो कैश अवार्ड वगैरह सब कुछ सेम है। उनसे ही बात करते हैं, हमसे ही बात करते हैं। और मेरे को लगता है सर, जैसे कहीं ना कहीं हमें फील होता है, मेरे को बहुत फील होता है, क्योंकि मेरा टोक्यो में भी गोल था, यहाँ पे भी, तो काफ़ी लंबा समय हो गया मेरे को इस चीज़ में। कहीं ना कहीं कंपेयर होता है कि ओलंपिक्स में इतने मेडल आए, पैरालंपिक, या फिर ओलंपिक एथलीट्स ऐसे हैं वो वैसे हैं, मतलब। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हैं, मेरे को पर्सनली फील होता है, क्योंकि उनका अलग स्टेज है, हमारा अलग स्टेज है, बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये कंपैरिजन बेसलेस है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बट हर चीज़ सेम है, गवर्नमेंट की तरफ से हर चीज़ सेम ही है जहाँ तक मेरे को पता है।
नहीं, और ये होना भी चाहिए, और आप दोनों की स्टोरी भी इतनी इंस्पायरिंग है। आप दोनों का धन्यवाद भी है कि आप दोनों एक साथ आज मंच पर आ गए, मतलब ये आपका पहला पॉडकास्ट एक साथ है, वरना अलग अलग आप इंटरव्यूज दे रहे हैं लेकिन साथ में नहीं आए। आई थिंक इवेंट भी ये पहला होगा, जैसे हम मतलब ऐसा मेडल सेरेमनी के बाद पहला, मेडल के बाद ऐसे पहले इकट्ठे बैठे हैं स्टेज पे, दो हरियाणवी एक साथ। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब थोड़ा मैं आपकी पर्सनल स्टोरी पर भी आता हूँ, क्योंकि आपका मेडल या आपकी चर्चा सिर्फ इससे जुड़ी हो इतना नहीं होना चाहिए, या जैसे आपके रील से जुड़ी हो सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए। रील और आपके मेडल से बियॉन्ड बहुत कुछ है जो बहुत इंस्पायरिंग है। सुमित, आपके लिए आपको सच में कोई ऐसे सामने से देखे तो कह नहीं सकता कि कोई डिसेबिलिटी है, सामने से पता ही नहीं चलता, लेकिन आपका एक पैर नहीं है। वो स्टोरी क्या है और उसकी जर्नी क्या है वहां से यहाँ तक? ये तो सर मैंने बहुत झेला है। जैसे मैं अभी रिसेंट की बात बताऊं, जब मैं पेरिस पैरालंपिक्स के लिए जा रहा था, तो मैं एयरपोर्ट पे खड़ा था, तो मैंने इंडिया की टी शर्ट पहनी थी। मेरे दोस्त मतलब 15-20 जने मेरे को छोड़ने आए हुए थे सिर्फ एयरपोर्ट पे, क्योंकि मेरा सर्कल काफ़ी बड़ा है जो, तो छोड़ने आए थे। तो ऐसे ही सामने से एक अंकल आ रहे थे, बोले कि कौन जा रहा है तुम में से खेलने बोले कि पहले तो पूछ रहे कि किस लिए जा रहे हो। मैं कहा सर पैरालंपिक्स खेलने जा रहे हैं इंडिया को। बोले अच्छा कौन जा रहा है तुम में से, तो हरियाणा के ही थे वो। तो मैं कहा मैं जा रहा हूँ अंकल। तेरा क्या हो रहा है? मेरे को बहुत सवाल मिलता है, और कई बार बहुत होता है, मतलब बहुत ज़्यादा। एक बार मैं ऐसे ही एक हॉस्पिटल में गया हुआ था, तो वहाँ का डॉक्टर था ना, तो वो मेरे को घूर रहा था काफ़ी लंबे समय से। तो फिर पास में आके बोलता भाई आप सुमित के भाई हो। तो ये मेरे साथ में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हुआ क्या था एक्चुअली? ये एक्चुअली में क्या हुआ था सर, मैं जैसे रेसलिंग करता था, तो फिर 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम आ गए मेरे, तो पढ़ाई में उस टाइम पे डाउन चल रहा था मैं। तो घर वालों ने ट्यूशन लगवा दिया, तो मैं ट्यूशन से पढ़ के आ रहा था कि घर पे जैसे शाम को 6-6:30 बजे के आसपास। तो हमें मुड़ना था, बाइक पे थे हम, तो हमें मुड़ना था। तो पीछे से ट्रैक्टर पता नहीं कंट्रोल नहीं हुआ या क्या हुआ, ट्रैक्टर से तो बच गया मैं। ट्रॉली होती है ना जो पीछे ट्रॉली थी सीमेंट की भरी, उसमें पता नहीं बाइक कैसे फंस गई, बट उसने रोकी नहीं। फिर वो शायद घबरा गया या उसको पता नहीं चला या कुछ भी है, वो लगभग 100-150 मीटर तक बाइक साथ में ही घसीटते ले गया। तो उससे क्रश हो गया था बिल्कुल पैर, बट और कहीं पे खरोच भी नहीं आई थी मेरे को। तो जब मेरे को हॉस्पिटल में लेके जाया गया, तो पहले तो सिविल हॉस्पिटल में गया मैं, तो वहाँ पे तो डॉक्टर्स ने ऐसे ही फट्टा लगाया और पट्टी कर दी ना, मेरे को कोई इंजेक्शन दिया और बोले रेफ़र कर दो इसको। तो 2 घंटे लग गए थे मेरे को वहाँ से बेस हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे फादर एयरफोर्स में थे। तो वो जो 2 घंटे ना मेरी लाइफ के, आई थिंक आज तक ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं हुआ कि उनसे मुश्किल मैंने 2 घंटे झेले हों। इतना दर्द? क्योंकि शुरू में जब तक मैं सिविल हॉस्पिटल में गया तब तक मेरे को पता नहीं था, क्योंकि खून गर्म में होता है पता नहीं लगता, बट जैसे ही ठंडा होने लगता है ना खून, तो फिर तो मतलब आप इमेजिन करो सारा ब्लड निकल गया आपका, और पैर मतलब बिल्कुल ऐसे हो गया था, क्रश हो गया था। तो देख के ही पता लग गया था कि भाई ये तो काटना पड़ेगा। तो बेस हॉस्पिटल में गया मैं, 2 घंटे लगे, 2-2.5 घंटे लगे मेरे को बेस हॉस्पिटल में पहुंचने में। तो फिर वहाँ पे डॉक्टर्स ने सीधा बता दिया था देखते ही कि नहीं बचा पाएंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था घुटना बचेगा या नहीं बचेगा। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि घुटने से नीचे रखते हैं पहले, बाई चांस बाद में दिक्कत होगी तो घुटना भी काट देंगे। बट ऊपर वाले की वो रही कि घुटना बच गया। टाइम के साथ में एक स्टेज आ भी गई थी कि बोल दिया था उन्होंने कि रिवाइज करेंगे, मतलब ऊपर से काटेंगे। तो मेरे को अभी भी याद है कि लगभग 4 घंटे मैं ओटी में बैठा रहा था। कोई इमरजेंसी केस आ गया, इमरजेंसी के जैसे मेरे को जाना था और ऊपर से काट रहे थे, कोई इमरजेंसी केस आ गया, तो फिर मेरा डिले हो गया, वो पोस्टपोन हो गया कि परसों काटेंगे। तो बोल सकते हैं कि दुआएं थी वहाँ पे, तो परसों तक कहीं ना कहीं उन्हें हीलिंग दिखने लगी कि थोड़ा थोड़ा हील हो रहा है पैर। तो बोले कि हम एक बार और थोड़ा देखेंगे। तो 20 दिन में तो बिल्कुल इन्फेक्शन ख़त्म हो गया था। तो वो बोल रहे थे कि हमने आज तक ऐसा केस नहीं देखा कि ऐसे मतलब बिल्कुल काला होने के बाद में दोबारा से पैर लाल हो गया, मतलब इन्फेक्शन ख़त्म हो गया। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि हो सकता है भगवान की यही मर्जी थी। हाँ, अगर वो नहीं आया होता और उसी वक्त आपका कटा होता तो घुटने के ऊपर से चिपट जाता। क्योंकि जैसे जिस दिन ऑपरेशन होता है पूरा दिन भूखा रहना पड़ता है सुबह से, तो इवनिंग में मेरा ऑपरेशन था, तो पूरा इरिटेट हो रहा था मैं काफ़ी। और फिर मेरे को पता लगा कि भाई ऑपरेशन भी नहीं हो रहा और 2 दिन बाद फिर रहना पड़ेगा ऐसे ही भूखा।
तो वो दिन आई थिंक मेरी लाइफ का बेस्ट डे बोल सकता हूँ मैं, कि बाई चांस ऊपर से कट जाता तो फिर बहुत दिक्कत होती, क्योंकि घुटना बहुत रोल प्ले करता है, जैसे आप अब बोल रहे हो ना, पता नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं 90% रोल घुटने का है उसमें। और उस वक्त जब ये घटना हुई, आपकी उम्र ज्यादा नहीं, आप 12th में थे मेरे ख्याल से, कितने 16-17 साल के होंगे? 17 का हो जाता मैं थोड़े हो दिन जाते, बाद, हाँ। तो जब आपको पहली बार पता चला कि आपका पैर काटा जाएगा, वो क्या मोमेंट था? देखिए, जैसे मैंने पैर को देखा, जैसे ट्रैक्टर जब हटा पैर से तो देखा कि पैर तो था ही नहीं, मतलब पंजा पंजा बता था, बीच का कुछ नहीं था उसमें, तो कहीं ना कहीं फील हो गया था कि कटेगा। तो बट जब कटा, जब हो गया कि हाँ काट दिया है और मैं आईसीयू में हूँ, बस मेरे को अभी भी याद है, मैं पूरा एक दिन रोया था, 24 घंटे रोया था, बट मैंने ये ठान ली थी कि आज के बाद इस पॉइंट पे नहीं रोना, आज रो लो जितना रोना है। तो बहुत वो हुआ, मतलब एक बार तो होता ही है कि फिर जैसे डॉक्टर्स ने मोटिवेट किया कि नहीं बच्चे ऐसे भी है, फिर वहाँ पे एक डबल एम्पूटी थे, जैसे बेस हॉस्पिटल में, आर्मी हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे तो माइंड ब्लास्ट वगैरह होते रहते हैं, उसको देख के मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिला कि हाँ यार ये सही चल रहा है और मतलब सही है। और जब मैं एएलसी सेंटर में गया, जहाँ पे आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर पूना में है आर्मी का, वहाँ पे जाने के बाद तो मेरे को ये होगा, क्योंकि जब यहाँ पे होता है तो आदमी सोचता है कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे साथ में ये हो गया, बट जब वहाँ पे जाता ना तो वाकई में अपने आप को बहुत खुश नसीब महसूस करता है। जो भी डिमोटिवेट होता है, एक बार वहाँ पे जाके देखो क्या ही है। जब मैं घुसा ही था तो घुसने के बाद ही मेरे मतलब जो अलग से वो था ना मेरे फेस पे कि हाँ मैं तो बहुत ठीक हूँ अभी भी। तो एक वो थी, मेरी मदर थी, क्योंकि मेरे फादर 2004 में एक्सपायर हो गए थे, तो मदर को भी कहीं ना कहीं वो हुआ कि नहीं मेरा बेटा सही तरह चलेगा। और मैं जब घर आया मई 2015 में, जनवरी में एक्सीडेंट हुआ था मेरा जब, तो मेरे को अभी भी याद है जब मैं ट्रेन से उतरा तो जैसे मैं चल रहा था ना, जैसे नॉर्मल वॉक है बिल्कुल गेट साइकिल, तो मेरा भाई मेरे साइड से निकल गया, उसको पता ही नहीं कि सुमित आया है। तो कब तब कहीं ना कहीं फील हुआ कि हाँ नॉर्मल साइकिल है। और शुरू में तो उनको भी यकीन नहीं होता, क्योंकि गांव में मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, गांव में ये होता है कि भाई लचक के चलेगा या ऐसा करके चलेगा, तो कहीं ना कहीं वो एक ब्लेसिंग रही है कि गेट साइकिल इतना नॉर्मल है कि लोगों को नहीं पता और लगता। आपको फिर ये कब लगा कि मैं इसके साथ भी स्पोर्ट्स में जा सकता हूँ और जेवलिन थ्रो कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें आपका एक जो रनअप है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है? 2015 में जब हो गया ये सब, मई में मैंने फॉर्म भर दिए थे, रामजस कॉलेज में मेरा नंबर पड़ गया, क्योंकि पढ़ाई में ठीक ठाक था, 93-4% नंबर आए थे मेरे 12th में, तो एडमिशन ले लिया वहाँ पे। तो फिर यही हुआ कि पढ़ लिख के अपना नौकरी लग जाएंगे, 9 to 5 जॉब करेंगे और अपनी ज़िंदगी आराम से निकाल लेंगे, अगले जन्म में देखते हैं। एक बार तो होती है मन में, सच्ची बता रहा हूँ, एक बार ये जन्म कैसे ना कैसे निकाल लें, अगला देखेंगे। तो फिर कहीं ना कहीं जैसे जिस तरह का बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, कोई आईएएस की बात कर रहा है, कोई आईपीएस की बात कर रहा है, कोई सीए की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बार मेरे को लगा कि हाँ आईएएस ठीक है, पड़ जाएगा नंबर। बट फिर कहीं ना कहीं जल्दी पढ़ाई से मैं बोर हो गया बिल्कुल, पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, मेरे से तो नहीं हुई। तो फिर 2017 के स्टार्टिंग में, जैसे हमारे गांव में एक राजकुमार हुड्डा जी हैं, उन्होंने बताया कि सुमित तेरी फिजिक काफ़ी अच्छी है और तू पैरा गेम स्टार्ट कर। शुरू में तो मैंने मना कर दिया, फिर उन्होंने मेरे बड़े भाई को बोला कि यार इससे ऐसे ऐसे करवाओ, तो मेरे भाई ने धमकाया मैं कि यार तू एक बार ट्राई करके देखना, क्या ही जा रहा है ट्राई करने में, तेरे पास में है अभी समय, बाई चांस 1-2 सेमेस्टर ख़राब भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने तो इसी उस पर किया था कि ट्राई करके देखते हैं, फिर दिल्ली चला गया, फिर सोच खुली। बट मैंने उस टाइम पे इंडिया में बहुत ढूंढा कि कोई मोटिवेशन मिल जाए यूट्यूब पे, तो देवेंद्र झांझरिया के बाद में कोई था ही नहीं जो मेरी कैटेगरी का हो और लंबी थ्रोज करता हो, जो जिसको मोटिवेशन के रूप में लेके चलूँ। फिर खुद को ही मोटिवेशन बनाया सर, और एथलीट्स जो फॉरेन एथलीट्स हैं उनकी वीडियोस देखी, देवेंद्र झांझरिया भाई साहब की वीडियोस देखी कि ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। 2017 18 दिसंबर को मैंने गेम स्टार्ट किया था, मेरे को डेट भी याद है कि हाँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स खत्म हुए थे 18 दिसंबर को मैं दिल्ली आया था। उसके बाद तो सर 2 साल मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, रगड़ के मेहनत की। हम दोनों ने एक्चुअली, हाँ बहुत मतलब हम क्या था, हम कोई झूठ भी मानेगा इसे, हम दोनों 8 बजे ग्राउंड पे पहुंचते थे, सुबह 3-4 बजे आते थे, सिर्फ एक सेशन लगाते थे दिन में, पर 7-8 घंटे का सेशन लगाया कि सुबह चले गए। बीच में क्या हुआ कि जूस पी लिया, ऑमलेट खा ली, बट
बहुत सारा हार्ड वर्क किया हम दोनों ने। और मैंने आपके रील्स वगैरह भी देखे हैं जिसमें आप ट्रेनिंग के रील्स हैं, उसमें भी कोई देखे तो मतलब देख के एक बार के लिए शॉकिंग लगता है कि आप सब कुछ कर लेते हैं, तो वो एक बार के लिए यकीन नहीं होता कि आप ऐसा कर पा रहे हैं। लेकिन शानदार स्टोरी है। थोड़ा मैं इस पे अभी आऊंगा, लेकिन पहले नवदीप का भी सुन लें। आपका स्ट्रगल कैसा रहा है नवदीप? सर मैं गेम मैंने बचपन से ही शुरू कर दिया था। तो मैं जब 10 साल का था तब से ही मतलब रेसलिंग शुरू कर दिया था। तो तब मतलब मैंने जो भी गेम करा ना मन से करा। शुरुआत से ही पढ़ाई में मन नहीं लगा था, इसलिए पढ़ाई बस पास होने के लिए चल रही थी और उतना मैं कर भी रहा था। फिर उसके बाद रेसलिंग में मेरे को बैक इंजरी हुआ, तो लोअर बैक इंजरी हुआ, मैं खड़ा भी नहीं हो पाता था। अगर जैसे हम बैठे ना, अगर अब खड़ा होना पड़े तो काफ़ी देर तक झुक के रहना पड़ता था, उसके बाद खड़ा होया जाएगा। और स्कूल जाता था तो बेंच वगैरह पे बैठे रहना पड़ता था, तो मतलब काफ़ी देर बाद ऐसे करके कमर सीधी करनी पड़ती थी। तो फिर तकरीबन गेम छूट सा ही गया था, मतलब मैं नहीं जा रहा था क्योंकि इंजरी इतनी ज़्यादा थी। डेली कमर में पेन हो रहा था, स्कूल में भी जा रहा था उसी पेन में, मतलब ठीक नहीं हो रहा था। फिर 2-3 साल ब्रेक लिया। फिर उसके बाद रनिंग शुरू किया मैंने पैरा में। तो पैरा में रनिंग किया तो 2012 में मेरे 2 मेडल आए नेशनल में। फिर रनिंग अच्छा चल रहा था, बट इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी ने ना उन्होंने बताया कि बॉडी तो छोटी है ही, साथ में ना इंटरनल जो ऑर्गन है ना वो भी छोटे हैं। तो उन्होंने बोला कि आर्ट है ना आपका छोटा है, तो इस वजह से ना आप रनिंग में है ना ज़्यादा लोड ले नहीं सकते, लिया तो चांसेस रहेंगे मिस हैपनिंग होने के। तो उन्होंने रनिंग भी हटा दिया। तो उन्होंने ये बात पता लगी मेरे को 2015 में कि ऐसा हो रहा है। उसके बाद 16 में फिर मैंने जेवलिन में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने ऑप्शन दिए कि जेवलिन और शॉट पुट ही आप कर सकते हो। तो जेवलिन अच्छा लगता था सर। जेवलिन से पता नहीं क्यों मतलब ये था कि शॉट पुट तो कौन करेगा उसको, तो जेवलिन में ही थोड़ा ये था कि हाँ ये कर लूँगा। तो शुरू किया सर। शुरुआत में खुद से करता था, कोई कोच नहीं था, पकड़ना भी नहीं आता था जेवलिन, ऐसे पकड़ता था। तो किसी ने बताया ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो। तो ऐसे धीरे धीरे स्कूल में जाता था। स्कूल में एक ऐसे ही बांस की जेवलिन थी, उसके साथ थोड़ा बहुत करता था। वो जब फेंकते थे वो यहाँ पीछे लग के जाती थी, जैसे टीचर स्टिक मारता ना काम ना करने पे, तो ऐसे लग के जाता था वो पूरा। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर मेरे को पता लगा कोच साहब के बारे में। तो मेरे को भी डेट याद है, मैं 26 अप्रैल 2017 को कोच के पास आया था सोनीपत में। तो उस टाइम पर 5-6 महीने वहाँ किया और उसके बाद वो दिल्ली चले गए थे। फिर मैं उनके साथ दिल्ली आ गया। और उस टाइम पर मैं 12th में एडमिशन लिया ही था, बट मैं प्रॉपर स्पोर्ट्स के लिए स्कूल छोड़ कर आ गया था, क्योंकि या तो फिर पढ़ाई होती या फिर गेम होता, और अगर मैं 1-2 साल लेट होता तो वो जो मेहनत है और डिले हो जाती। तो तकरीबन यही था कि पढ़ाई साइड बाय साइड, पेपर देने चले गए और हो जाता था, पास लायक अपना काम हो जाता था। थोड़ा सा ही मतलब थोड़ा इंटरेस्टेड था, दोस्त को पढ़ने बुला लिया और उसमें ही कर देता था। फिर दिल्ली आया सर, दिल्ली ट्रेनिंग शुरू करी। फिर पहले अकेला था, अब 17 साल का था, इतना नहीं निकला था बाहर। और दिल्ली जितना तेज़ शहर, तेज़ इन द सेंस मतलब काफ़ी एक्टिविटीज़ होती रहती थी उसमें। मैं पहले गांव से डायरेक्ट दिल्ली आ गया, तो दिल्ली तो बहुत फास्ट है। सही बात है, लाइफ थोड़ी स्पीड है में। हाँ मतलब तो सब भाग रहे हैं। पहले टाइम तो समझ ही नहीं आ रहा था। अरे पता नहीं मतलब डरा रखा था दिल्ली में तो ये है, दिल्ली में तो वो है, उन चीज़ों से बचना। तो कमरे से बाहर भी नहीं निकलता था, मुश्किल से मतलब कुछ खाने पीने के लिए निकला तो निकला और तुरंत अंदर। तो और जानता नहीं था, कोई यार दोस्त नहीं था। तो धीरे धीरे सीखा थोड़ा। और मैं आपको बता दूं, मैं 5 साल दिल्ली में ट्रेनिंग किया है। मैं ग्राउंड, स्टेडियम, रूम से अलावा कहीं गया नहीं अभी भी। कुछ नहीं देखा आपने दिल्ली में? नहीं, ग्राउंड स्टेडियम और रूम जो पहले बाहर रहता था, कहीं भी घूमा ही नहीं हूँ मैं। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं अभी तक कुतुब मीनार नहीं गया हूँ, मैं अभी तक लाल किला नहीं गया हूँ। क्यों? अभी तक डरते थे आप?
हाँ मतलब मैं नहीं जाता था, मेरा नहीं होता था और कोई दोस्त भी नहीं था, अकेला था। तो उसके बाद काफ़ी टाइम अकेला किया, करते करते कोई पार्टनर नहीं था। फिर सुमित आया मेरे साथ, फिर हम दोनों साथ हुए, फिर हम दोनों भी कहीं घूमने नहीं गए। ये बहुत शानदार। मैं सोच रहा था अब कहानी में ट्विस्ट आएगा कि सुमित आया और मैं घूमने गया, ये सुमित आया और मैंने सुमित को भी कमरे में रख लिया। नहीं पूछो, हम नहीं गए, फिर हम दोनों कमरे में रहे। तो मतलब फिर दोनों रहे तो कंपनी मिली, बट साथ में मतलब ये रहता था कि हाँ भाई दोनों भाई मिल के करेंगे। मतलब हमारा दोनों का ही मन था कि हाँ भाई ट्रेनिंग 8 से 8 ट्रेनिंग करनी। हम संडे वाले दिन भी रूम पे ही रहते थे, कहीं नहीं जाते थे। आप तो पहले बोल रहे हैं आपके बहुत दोस्त हुआ करते थे, इनके साथ आके आप कहीं जाना बंद हो गया या हुआ मेरे को क्या है सर कि दोस्तों में बैठना पसंद है, घूमना पसंद नहीं है। मतलब इतना मैं दोस्तों में बैठ के बकवास करवा लो, कितनी मजे करवा लो, बट कोई मेरे को ये बोल दे, आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो। अभी हम पेरिस में थे, ठीक है, 10 तारीख तक थे हम वहाँ पे, 9 तारीख तक, 10 को आगे 10 को आगे थे। 2 को मेरा इवेंट खत्म हो गया था, मेरे पास में कुछ भी नहीं था करने का इंटरव्यूज के अलावा। मेरे कोच बोलते चल आईफिल टावर चल, मैं कहा कल चलेंगे। 9 तारीख को बोले कि अब आज तो चल ले। मैं कहा कल चलेंगे, बोले कल तो रात की तो फ्लाइट ही है हमारी। तो मैं वहां पे भी नहीं गया। मैं एक बार गया था 2018 में, मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं कि भाई कुछ खास है इसमें। तो उस टाइम पे मैंने जो सीनियर एथलीट थे साथ में उनको ये बोला, मैं क्या ये लोहे का वो खड़ा है, क्या ही देखेंगे हाँ, इसको। सेम मेरा भी फीलिंग। मैं भी 19 में गया था, एक बार जाने के बाद दोबारा, उसके बाद मैं 3 बार पेरिस चला गया। मेरा कभी आईफिल टावर जाने का मन नहीं किया। ऐसे ही बुर्ज खलीफा का हुआ था। हमारी बहुत ही मेमोरीज हैं। तो क्या हुआ एक बार है ना, मेरे को यार स्ट्रगल बता लेने दे मेरे को। नहीं वो सुनो, रूम पे थे ना हम, तो ढाबे की रोटी खाते थे हम उस टाइम पे। हाँ। तो मैं नवदीप को बोलता भाई पेट में दर्द हो रहा है। तो 1-2 दिन मैं घर पे रह के आया क्योंकि फूड पॉइजनिंग हो गई थी। तो ये बोला कि यार दर्द तो मेरे भी रहता है, मैं चल घर पे, मतलब यहीं पे बनाते हैं रोटी। मैं कहा भाई रोटी तो मैं बना लूंगा, चून वगैरह तू तैयार कर लियो। आटा आटा चून बोलते हैं हमारे वहाँ पे। हमारा भी नो बोले, हाँ। समझ में आओ। तो सब्जी ले आएंगे, ढाबे से सब्जी ले आएंगे। तो इसने सोची मैं बहुत ही प्रोफेशनल रोटी बनाने वाला हूँ, गोल रोटी बनाऊंगा। अब बंदे ने कॉन्फिडेंस से बोला रोटी मैं बना लूंगा, आटे का तू देख ले। मैं कहा ठीक है, मिलकर काम हो रहा है, आटा मैं कर लूंगा। मैंने कभी किया नहीं था, भाई ने यूट्यूब से देख के था। आटा तो गूंथ दिया। तो भाई मेरी बारी, मैं खुश होके आया। मैं कहा भाई आटा हो गया, चल रोटी बना। तो मैंने पहली रोटी बनाई, वो मैंने इतनी बड़ी बना दी कि वो तवे पे रखी ना, तवे के चारों तरफ से निकल रही है। उसकी आई थिंक फोटो भी होगी हमारे पास में, नहीं होगी अब तो नहीं होगी। तो इसने ऐसे पकड़ के फोटो खिंचवा रखी है, इसके मुंह से बड़ी रोटी है। हाँ तो उस टाइम पे फिर धीरे धीरे मतलब हमने सीखा। मतलब खाने में भी दिक्कत हो रही थी बाहर हमें, और आने जाने में भी काफी दिक्कत थी। सारी तो कैसे बताऊं। जहरीन लेके जाता था, सब देखते थे और सब मतलब ऐसे रहता था। मतलब लोग आप पे कमेंट भी करते थे? कमेंट तो क्या ही करेंगे सर, बट वो एक देखते हैं ना, पता लग जाता है कि आंखों से ये कैसे देख रहा है, कि ये अभी पीछे मुड़ के फिर देखेगा। बहुत बार तो ऐसे होता था कि यहाँ तक तो ठीक है, पीछे मुड़ के फोटो खींच रहे हैं। अच्छा। हाँ ऐसे होता था। तो पर सर छोड़ो, हमें वैसी बात ही नहीं करनी। पर मतलब फिर आते जाते थे, हम दोनों साथ रहे, साथ में आना जाना करा। फिर धीरे धीरे हमने अपना परफॉर्मेंस अपग्रेड किया, सब अच्छा किया। सुमित ने, मेरे को याद है इवेंट हो रहे थे, इसमें उसने ट्रायल दिया था, वहाँ इसने 60 मीटर लगाया था JLN स्टेडियम में ही। तो उसके बाद ये अंदर स्टेडियम के अंदर, JLN स्टेडियम के अंदर हॉस्टल के लिए इसका हो गया था। मैं फिर भी थोड़े दिन बाहर रहा। उसके बाद 2019 में जूनियर वर्ल्ड मेडल के बाद मैं भी अंदर आ गया था। फिर हमने फिर दोबारा साथ, मतलब रूम में हमने वही सेम हॉस्टल में सेम वो करना शुरू किया था। आपकी जोड़ी भी वैसे अगर देखें तो जय वीरू टाइप ही है। बहुत मेमोरीज है हमारी। जैसे जैसे ये बातें बता रहा ना, मेरे को कुछ ना कुछ याद आ रहा है। बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक बार क्या था, ये मेरे रूम में रुक गया रात को, तो पता नहीं किसी ने शिकायत कर दी कि नवदीप, रहने दे, वो दिक्कत हो जाएगी। नवदीप रुका हुआ है, चेक करो।
तो मेरा नीचे रूम था सबसे जिम के पास में, जेएनएफ स्टेडियम में। तो भाई ने क्या किया, जैसे ही मेरे को पता लगा नीचे से देख लिया मैं, 3-4 बंदे हैं और देखा कि बाहर वो साई वाले खड़े हैं। मैंने इसको कह दिया कि तो खिड़की से कूद जा। तो भाई को पता नहीं कि खिड़की में लगा है एसी, एसी में से टपक रहा है पानी, और पानी के नीचे जब रखे काई। तो भाई बिना देखे कूद गया, कूदते ही दम लगा नीचे जाके। न तो उधर क्या होगा ना, मैं खिड़की से कूदा, अंधेरा हो रखा था और वो अच्छी बात थी, अंधेरा हो रखा है। तो मैं इन चीजों में बहुत मतलब वो था, मैं हाँ डरता नहीं था। मैं खिड़की खोली, तेज जल्दी से कूदा तो 2 आवाज आई, धम और आई। तो 2 आवाज आई, तो वो अंदर से उन्होंने वो जो भी किया करके गए। थोड़ी देर बाद खींचा इसको, थोड़ी देर बाद इसने कुआड़ खोला, मैंने बता बोला ये आई की आवाज क्यों है? मैं कहा भाई काई पड़ी है, नीचे पैर रखते ही पैर निकल गए नीचे से। भाई पीछे से सारा काई मोर अरे बाप रे। लेकिन देखिए मुझे लगता है जैसे आपका वो मोमेंट था कि कोई आ गया ऑपरेशन थिएटर में कोई दूसरा और आपका पैर ऊपर से कटने से बच गया। मुझे लगता है आप दोनों का मिलना भी डेस्टिन्ड था कि एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिव रहा उस दौर में। बाद में देखिए आप अलग हो जाएं, थोड़ा आप समझ जाएं कि मैं कर सकता हूं, उसके बाद उतनी जरूरत नहीं भी रहती है और कभी फोन पे भी बात हो गई तो चल जाता है। इनिशियली थोड़ा सा एक सपोर्ट चाहिए मतलब होता है। जो टाइम होता है ना सर, हमने जब शुरुआत करी ना गेम की, अच्छे मतलब प्रोफेशनल लेवल पर जब शुरू करा, उस टाइम पे ना बीच में एक दौर आता है कि यार छोड़ दूं क्या, ऐसा मतलब वो बीच में एक टाइम है ना, प्रोग्रेस सी रुक जाती है, ज़्यादा नहीं होती। उस टाइम पे जब वो मोमेंट आता है ना कि जब ना तो हम मतलब अच्छे से तो कम हैं और 0 से 2 हैं, तो जब ऐसा रहता है ना तो तब एक वो टाइम आता, तब हम दोनों साथ थे, तब हम एक दूसरे ने हमने करा, कह रहे नहीं यार करते रहते हैं, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो तब जब हमने मोटिवेट किया और जब हम आई थिंक एक दूसरे से अलग अलग हुए, तो तब हम अच्छे लेवल पे थे, हो गए थे फिर। क्योंकि 2019 में 19 की वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद अलग हुए थे हम। अलग तो क्या ही मतलब मैं चला गया था, सोनीपत चला गया था, लॉकडाउन लग गया था। ये तो शायद दिल्ली में ही था उस टाइम पे, मैं घर चला गया था क्योंकि मेरी मदर की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं रह पाऊँ दिल्ली। तो बट उसके उस टाइम पे हम एक लेवल पे थे कि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं सिल्वर मेडल था, ये आई थिंक 4th आया था वहाँ पे। नहीं उधर तो 9वां था, बट हाँ मतलब एक इंटरनेशनल स्टेज पे थे हम दोनों, तो इतना फर्क नहीं पड़ा हमें। बट इनिशियल स्टेज पे होते तो फॉर श्योर कोई ना कोई हार मान जाता हम, क्योंकि वो इतने ब्रूटल दिन थे। अगर अकेले अकेले होते तो मैनेज नहीं कर पाते, साथ में थे तो इसलिए अच्छा रहा। फिर हमने फिर एक दूसरे फिर जरूरत नहीं पड़ी, बट उस टाइम पे जिस टाइम पे मेरे को इसकी जरूरत थी और इसको मेरी जरूरत थी, हम दोनों उस टाइम पे एक साथ थे। नवदीप, मैं आपका स्ट्रगल थोड़ा इसलिए भी समझना चाह रहा हूँ क्योंकि आज नवदीप को इतने सारे लोग जानते हैं, आपका रील देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर आपके लिए नीचे बैठे, आपने उनको कैप पहनाई, आप देश में चर्चा का विषय। लेकिन बहुत सारे ऐसे नवदीप हैं जो आपकी तरह की जिंदगी और परेशानियां झेल रहे हैं, लेकिन उनके पास ये अचीवमेंट नहीं है, तो उनको बहुत कुछ सहना पड़ता है। मैं चाहता हूं वो समझें कि आपने क्या क्या सहा है और कहां से कहां तक पहुंचे। इसलिए मैं आपकी जर्नी थोड़ा पूछ रहा हूं कि जो वो इनिशियल डेज थे जब आपको लगा कि मैं अब मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है, आपको ध्यान है वो दौर कैसा था? आपके परिवार में लोग आपको क्या बोलते थे? सर क्या था ना, देखो मम्मी पापा को तो मतलब पैदा होते ही पता लग गया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है। अच्छा। हाँ, ये बाय बर्थ ही पता लग जाता है कि ऐसा कुछ होगा, कि हाइट ज़्यादा नहीं जाएगी। और फिर उसके बाद मम्मी पापा तो रेडी थे उस सब चीज़ के लिए, बट मेरे को रेडी होना था क्योंकि सर आगे आगे प्रॉब्लम्स आने वाली थी, सब चिढ़ाते थे, काफ़ी सारी चीज़ें रहती थी। पर आपको कब रियलाइज हो गया कि मेरी हाइट अब नहीं बढ़ेगी? जब मैं 10 साल का हूँ और कोई लड़का 6 साल का है, वो मेरे से ऊपर जा रहा है, तो तब थोड़ा सा ये हो गया था कि मैं क्यों। बट फिर भी समझ नहीं पाया था, मतलब मेन नहीं समझ पाया था। क्वेश्चंस वगैरह तो होते हैं कि मैं क्यों, बट फिर वो था, एक्सेप्ट ही कर रहा था कि हाँ अब चेंज तो हो नहीं सकता। बाकी हाँ ये बात है कि प्रयास बहुत किए कि कैसे न कैसे ठीक हो जाऊं, पर वो तो नहीं होना था, ऑप्शंस नहीं थे। बट फिर भी फैमिली वालों की तरफ से मतलब पापा ने अच्छा ट्रीटमेंट कराया। मैं तकरीबन 5 साल का था तो तब से मैं एम्स आ रहा था लगातार।
10 साल की उम्र तक कंटिन्यू 5 इयर्स में इधर आ रहा था ट्रीटमेंट के लिए एम्स में, और उन्होंने ट्रीटमेंट किया भी। वरना जैसे अभी पैर सीधा है, पहले ये सीधे की बजाय ऐसे टेढ़ा होने लगता, और टेढ़ा होने के बाद हाइट और छोटी हो जाती और चलने वलने में और दिक्कत होने लगती। तो ट्रीटमेंट हुआ तो उसमें तकरीबन बचा ये टेढ़ा होने से। आपके देखिए माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, जी। वो तो बच्चा कैसा भी हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और हर माँ बाप के लिए उनका बच्चा बेस्ट होता है। लेकिन आस पड़ोस और परिवार में लोग आपके लिए क्या बोलते थे? शुरुआत में तो सर दिक्कत थी कि मतलब कंपैरिजन करना, हाइट के साथ मैच करना कि ये इतने साल का है, हमारा इतने साल का है, इसकी हाइट अच्छी है तो इसका मतलब हमारा अच्छा है। ऐसा रहता था कि आजा मेज़र करके देखते हैं। तो वो चीज़ होती थी शुरुआत में, और फिर उस चीज़ से काफ़ी वो भी रहता था कि जब पता है कि मैं ठीक नहीं हूँ तो मेज़र करके क्या प्रूव करना चाहते हो। बट स्टिल फिर भी ऐसा ये सब चीज़ों में नहीं पड़ा। और उसके बाद गेम मैंने बचपन से ही शुरू कर दिया था, मतलब 10 साल की उम्र से ही। तो उसके बाद धीरे धीरे उनको फिर आइडिया होने लग गया था कि ये ऐसे शांत नहीं रहेगा हमारे, ऐसा करने से ये डीमोटिवेट नहीं होगा। और बहुत से ऐसे भी हैं, मतलब कई बंदे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जो मेरे जैसे हैं, पर ये समाज को सहन नहीं कर पाते। वो अपने आप को बस रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, ना कहीं बाहर जाना ना कुछ, ये सिर्फ इस सोच में कि निकलेंगे तो ऐसे ट्रीटमेंट मिलेगा कि लोग देखेंगे, ऐसा यूनिकनेस रहेगा, सब मतलब देख के हंसी मजाक उड़ाएंगे। हर कोई सहन नहीं कर सकता, हर कोई इतना मजबूत नहीं होता। आपको ध्यान है आपको कुछ ऐसी बात कही हो गई हो, किसी ने कही हो जो बहुत पिंच कर गई? कहते तो सर बहुत है, वो चीज़ नहीं है, और देखते भी बहुत हैं, और ऐसा ट्रीटमेंट भी बहुत रहता है ये सब देखने और वो करने मैं वाला। कहीं पढ़ रहा था, शायद आपको किसी ने ये भी कहा था कि अपनी लाइफ खत्म कर दो। मतलब सर ऐसा कहा नहीं था, वो दूसरों के लिए था कि उनकी कंडीशन ऐसी होती है कि ऐसा बोल दिया जाता है कि इससे अच्छा तो नेक्स्ट वाले में ही देख लेना, ये तो बेकार है। ऐसा मेरे को नहीं, दूसरों को बोला जाता, और भी जो मेरे से भी ज़्यादा डिसेबल हैं उनके लिए मैंने बताया था। पर स्टिल मेरे लिए अगर कोई ऐसा बोलता तो मैं वैसे भी नहीं सुनने वाला था, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को क्या करना है। और मैं मतलब मेरी थिंकिंग ये है कि मेरे को ये एक मिला ना, ये तो मैं जीऊँगा और अपने ढंग से जीऊँगा। किसी के ऐसे बोलने से और ये सब करने से ये मैं नहीं करूँगा। मैं अगर ये मतलब मेडल तो चलो भगवान की दया से आया ही है, अगर नहीं भी होता ना तो भी मैं मतलब ऐसे ही प्राउडली जी रहा होता, क्योंकि मैं अब इस सोच से ऊपर उठ चुका हूँ। तो ये उठे कैसे ऊपर आप? सर देखो, खुद से ही करना पड़ा सब, मोटिवेशन खुद को अपने मन में खुद ही लेना पड़ा कि समाज है बोलेगा, हमें अपना काम करना है, मेन चीज़ है कि एंजॉय करना है, और वो मैं कर रहा हूँ। क्या बात है, सीखने लायक चीज है। नहीं, और सही बात है कि हर दिन आप निकलें और लाखों, तो मतलब अभी तक का आप जोड़ लें, लेकिन रोज आपको सैकड़ों आंखें जो हैं स्क्रूटनाइज कर रही हैं, देख रही हैं, आपको दिख रहा है कि ये क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। उससे और एक चीज़ और है ना सर, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जब भी मैं कोई प्लेस चेंज करता था, कोई नई जगह जाता था। जैसे अब मैंने ये चीज़ रहा है कि जब भी मैंने कोई मतलब कोई काम करने लगा ना, मैं उधर टिका हूँ। मतलब अगर मैं स्कूल रहा तो मेरा 3rd से लेकर 12th तक एक ही स्कूल था। कॉलेज तो चलो एक ही होता ही है। मैंने ट्रेनिंग करी तो मैंने 2017 से 2022 तक दिल्ली ही करी। 23 से 24 तक मैंने 1 साल बेंगलोर ही दिया। तो जब एक नए जगह पर जाते हैं ना तो देखते हैं सब, तो थोड़ा सा वो एक महीना 15-20 दिन वो उस टाइम पे सहन करना पड़ता है सर, क्योंकि या तो ये बोल दो कि किसी ने देखा नहीं होता, वो एक चीज़ से देख रहे होते हैं कि मतलब ये क्या है, ये कैसी एनालाइज कर रहे होते हैं, वो चीज़ बोल लो। बहुत से उसमें वही है, उसको मजाक में कन्वर्ट कर देते हैं, बहुत से उसमें उसको मतलब टीज़ करना शुरू कर देते हैं। पर या तो ये बोलो मैं हरियाणा का हूँ, तो इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ा, उनको ठेठ जवाब दिया, कॉन्फिडेंस रहा,
उनको पलट जवाब दिया किसी के बारे में, मतलब ऐसा नहीं रहा। बहुत बार ये होता है ना, वो देख रहे होते हैं ऐसे करके, जब वो देख रहे होते हैं ना, मैं उनको बुला लेता हूँ, आजा अच्छे से देख ले, दूर क्यों खड़ा है। मैं उनको बुला ही लेता हूँ, कहा आजा भाई तू टच करके देख ले, सारी चीज करके देख ले, अच्छे से देख ले, तेरे मन में डाउट नहीं रहना चाहिए, मैं तो ठीक हूँ। शानदार। तो ऐसे करके थोड़ा फिर वो रहा कि ठीक है, मतलब ऐसा रहेगा ना, एक तो उसको थोड़ा सा फील होगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए, और वो आ भी जाएगा, देख लेगा, तो उसके मन में वहम नहीं रहेगा कि ये क्या। हाँ, मतलब कुछ अलग चीज तो है नहीं। हाँ। हाइट को छोड़ के वही आंख, वही नाक, वही कान, वही दांत, मुंह, सब वही है। सिर्फ एक अगर हाइट कम है, अच्छा किसी की जैसे आपकी हाइट अच्छी खासी है, तब उसको हम लोग अलग तरीके से उसको अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएट भाई करते हैं। मतलब हाँ, ये तगड़ा मैं है। रहा इसके साथ में बहुत हूँ, बट ऐसे तो पहली बार देख रहा हूँ मैं इसको कि इतने सीरियस इशू पे बात कर रहा है ये, क्योंकि हमने मजाक ही उड़ाया एक दूसरे का नहीं मोस्टली। देखो सीरियस इशू बस सिर्फ यही हो रहा है, मेरा आम जीवन में मैं काफी खुश रहता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लगता है आपसे जितने लोगों ने आपको देखा होगा या आप पे कमेंट किए होंगे, या जितने भी लोगों ने कुछ भी कहा होगा, उन सबको आपने वो रील में जो बोला था ना, हाँ सर, वो फील कर सकते हैं। कि तुम्हारे लिए भाई सुन लेना, जिसको भी दिक्कत आई थी। लेकिन एक और चीज मैं पूछूंगा, देखिए हम ना कई बार स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन जब हम अपने माँ बाप को देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि इनको ये चीज मेरे वजह से सुननी पड़ रही है, देखनी पड़ रही है, झेलनी पड़ रही है। ऐसा कुछ आपको कभी आया? वहां तक मैंने जाने नहीं दिया सर, सब सारी चीजें अपने पास रखता था, मैंने कभी कंप्लेंट नहीं की कि वो ऐसे बोल रहा, वो ऐसे बोल रहा, जो बोल रहा उसको पीट ही देता था। मैंने घर तक जाने ही नहीं दी बातें, मतलब घर तक ऐसा होने ही नहीं दिया कि आपका बेटा कमजोर है। ये शुरुआत से ही ऐसा रहा है, मैं खुद ही डील कर लेता था, सहन कर लिया, या तो जहाँ नहीं बचाती थी, जैसे सुमित जितना लंबा तगड़ा बोल रहा है तो भाई ये वही बात कह रहा है, बदमाशी नहीं मित्र का। नहीं, तो मतलब ऐसा कर रहा है तो भाई पतली कली से निकल रही है, या फिर जो भी रहा, घर तक मैंने घर पे कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि मैं ऐसा ऐसा फेस कर रहा हूँ। कभी मेरी कंप्लेंट नहीं रही कि उसने ऐसा बोला इसलिए मैं आज उदास हूँ, या नहीं। और मेरा एक चीज़ ये भी लगा लो, बहुत अच्छी बात ये है कि मैं थोड़े टाइम बाद बुरी बातें भूल जाता हूँ, जो भी फील रही होती हैं, कि 5 मिनट मैं माहौल में जल्दी घुल जाता हूँ। अभी अगर जैसे मैं उदास हूँ, या फिर होता है कि कई बार बिना ही बात ऐसे उदास हो जाना होता है, तो मैं म्यूजिक चला लेता हूँ, मैं गाने वगैरह सुन के माहौल क्रिएट करके अपने आप को रिलैक्स कर लेता हूँ, तो वो सारी चीज़ें फिर याद नहीं रहती, तो फिर मैं एक तरीके से बोलते ना कि नई शुरुआत कर लेता हूँ, तो उसमें फिर मैं आप नया दीप जला लेते हैं, नवदीप। बिल्कुल। मुझे ये बताइए सुमित, आपको कभी ऐसा लगा या आपको कुछ सुनना पड़ा कि एक पैर नहीं है और भाई जाएंगे मेडल जीतने और ये करेंगे, क्या कर रहे हैं? ये तो सर होता ही रहता है, मतलब क्या है, आपने कभी सक्सेस होने के बाद में क्रिटिसिज्म झेला है? मैं नहीं लगता कि इंडिया में कोई ऐसा एथलीट होगा बट जिसने सक्सेस होने के बाद में क्रिटिसिज्म मैंने झेला है। जब मेरा टोक्यो में मेडल आया, मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ ये चीज़, तो कहीं ना कहीं नीरज भाई का मेडल आया था उस टाइम पे, तो कंपेयर बहुत सा है मैंने कि भाई कितने जैसे मीटर उनके 87 थे, मेरे 68 मीटर थे। तो कहीं ना कहीं मैंने वो चीज़ झेली है कि हाँ यार, उन गैप बहुत ज़्यादा यार तुम्हारे अंदर, ये वो फलाना ढिमका। बट कहीं ना कहीं मेरे को पता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है करना, तो उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। बट शुरू में जब एक्सीडेंट हुआ था वो, तो उस टाइम पे तो फॉर श्योर लोग एक अलग नज़र से, क्योंकि जिनको नहीं पता उनको नहीं पता, क्योंकि मैंने 2-2.5 साल निकाल दिए रामदास कॉलेज में, तो मेरे तो खास दोस्तों को भी नहीं पता था कि मतलब पैर के बारे में। हाँ। हाँ। क्योंकि आराम से बैठो बैठो चिल करो, तो नहीं पता। अभी आपको भी नहीं बताते तो कहीं ना हाँ, कहीं आपको सही नहीं बात, पता बिल्कुल लगता नहीं कि पता। नहीं है ऐसा कुछ है। अभी मैंने देखा आप गाड़ी भी खुद ड्राइव करके आ रहे थे। हाँ, तो कहीं ना कहीं, बट नवदीप जितनी तो नहीं, बट कहीं ना कहीं ये होता है कि जब हुआ, जब बिल्कुल ताज़ा था, तो मतलब जो मिलने आ रहे थे एयरपोर्ट, मतलब एयरपोर्ट बोला हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे कई बार बोल देता था कोई, जैसे होता है मतलब जिसको नहीं बोलने का पता कि किस टाइम पे क्या, कि इसकी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, क्या ही करेगा अब ये सारी उम्र। जैसे मम्मी है, मम्मी जैसे फादर 2004 में एक्सपायर हो गए थे, तो उनके बाद में जिस तरह का स्ट्रगल किया उन्होंने 2015 तक, 11 साल एक लड़के को पाल पोस के बड़ा किया अकेले, बिल्कुल ना किसी के साथ के सहारे।
उसके बाद में फिर लड़के के साथ में ये हादसा हो जाए तो फिर एक मन में कहीं ना कहीं, तो मैं आज भी सोचता हूँ कि उस टाइम पे क्या ही बीती होगी मेरी मदर पे। बट उस टाइम पे कहीं ना कहीं हौसला हम दोनों ने दिखाया कि ऐसा कुछ करना है कि जिससे एक एग्जाम्पल के तौर पे निकल के आए कि नहीं बाई चांस ऐसा हुआ है तो ऐसा भी हो सकता है उसके बाद में। और वैसे भी बोल देते थे लोग अब कि अब नहीं कर पाएगा कुछ, ये वो होगा। और जब मैंने गेम स्टार्ट किया था तो ये बोल देते क्या ही फेंकेगा यार, ये क्या ही, नहीं होगा भाई नहीं होगा। वो जब तक था जब तक मेडल नहीं आया था। मेडल आने के बाद में फिर लोग मोटिवेट करते हैं, नहीं भाई तू और अच्छा कर सकता है और अच्छा कर सकता है। टोक्यो में 68.55 मीटर, तो उसके बाद में जैसे 70 मीटर हो गया भाई, ऐसा है तो एक था तो भाई कि ऐसे बोले कि मेडल आया इसका, तो भाई 70 प्लस मारे तब बात बने। तो फिर कहीं ना कहीं सुन गई थी, उनको नहीं पता कि सुन गई थी मेरे को ये बात। तो फिर एक साल बाद 70 भी मार दी मैंने, उसके बाद 73 मीटर भी मारी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है आज के टाइम में मेरी कैटेगरी में मेरा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आई थिंक थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म भी ज़रूरी है, क्यों आपके अंदर एक खुन्नस पैदा करता है कि नहीं अभी और आगे बढ़ना है और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ मोटिवेट भी करती है एक अंदर मन में, जो जैसे इसको सबको इसकी गाली दिखी बट पिछले कितने सालों से इसने जो कुछ सहा है, और जो गालियां इन्होंने सुनी है हाँ, वो किसी ने नहीं देखी कि इतने वो साल किसी से ने इनको नहीं पड़ देखी। रही है। तो कहीं ना कहीं जो हम दिखाते हैं ग्राउंड पे गुस्सा, तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो उसका जैसे मैंने इसकी रील देखी जब फर्स्ट टाइम, तो मैंने समझाया कि नवदीप थोड़ा भाई क्योंकि घर वाले भी देखते हैं और मैं नहीं चाहता तेरी ऐसी इमेज बने जैसा तू है नहीं, कि तू है नहीं ऐसा, मैं तेरे साथ में इतने टाइम रहा हूँ, तू बहुत ही खुशनुमा लड़का है, तो मैं चाहता हूँ कि पब्लिक ऐसे ही देखे तो जैसे है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन थी जो उस दिन निकली, और हमारे अंदर भी होती है बट एक्सपीरियंस हो गया तो रोक लेते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा था आयरनी ये है कि दुनिया जो है वो गाली दे रही है, लेकिन अगर आपने दे दी तो आगे पीछे क्या हुआ वो भी नहीं देखना, और उस गाली के अलावा किसी और चीज की उतनी चर्चा नहीं। लेकिन आपके लिए अच्छा ही रहा, उस गाली की वजह से कम जो है लोग आपको जान रहे हैं, आपकी स्टोरी सुन रहे हैं, आपको देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं, ये अच्छा है। लेकिन अब थोड़ा स्ट्रगल और दुख की बातें पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आप दोनों के बारे में और समझते हैं। नवदीप, मैंने सुना आप मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं। अरे सर ये कहाँ से सुन लिया आपने? बड़े गलत वो दे रहे हैं आपके रिसर्चर। गलत है, आप नहीं करते मिमिक्री? नहीं सर ऐसे नहीं, मतलब जैसे सुमित चल रहा है या सुमित की कोई एक्टिविटी है पर्टिकुलर जो वो यूजुअली करता है, तो वो मैं ऐसे एनालाइज करके कॉपी कर लेता हूँ। एक्टर है ये सर, मिमिक्री नहीं, एक्टिंग करते हैं। अच्छा, तो मतलब सुमित की कुछ एक्टिंग दिखा। नहीं आप मैं एक दूसरे में ना, नहीं सुमित नहीं ऐसे नॉर्मल रहता है, सुमित की ऐसी कोई यूनिक एक्टिविटी नहीं है। मतलब ऐसे जैसे किसी की चाल कॉपी करना, या जैसे कोई करता है ना जैसे मिनट मतलब थोड़ी थोड़ी देर में बाल में हाथ मारना, ऐसे मैं कर लेता हूँ यार। संदीप भाई की है वो मतलब बाल से ठीक करना, तो ऐसे मतलब किसी का ऐसे करता हूँ। और ये क्या किसकी एक्टिंग अच्छी करते हैं, या कुछ आप बताएं, आप तो इनके सारे राज जानते हैं। ये मैं जैसे अपने कोचेज वगैरह हुए हमारे, हाँ, ये उनको जैसे कोच वगैरह की जो चलने का स्टाइल होता है ना, या फिर कैसे भी मतलब चलने के स्टाइल में परफेक्ट है ये आदमी, हाँ। कि ऐसे चलता है वो ऐसे। हाँ चलने की किसी कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि स्पोर्ट्स के बाद है इसका करियर एक्टिंग में। हाँ, आपके किसी कोच को पता चला कि आप उनकी नकल करते हैं? मैं सामने नहीं करता नहीं कभी। करता। मैंने अभी मैं एक इवेंट में जा रखा था ना, तो जब भी मैं पेरिस था तो उधर है ना, मैं एक अलग ग्राउंड पे जाता था ट्रेनिंग करने, जहाँ सब जाते हैं मैं वहाँ नहीं जाता था। तो और क्या था, खाना मेरे को उधर का अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए इंडियन खाना आ रहा था। तो वहाँ हमारी एक मैम थी जो खाना अरेंज करवा रही थी। उस दिन क्या हुआ कि एक टैक्सी ने मना कर दिया कि नहीं, हम आपने जो जेवलिन रखा है ना साथ में, वो मैं अपनी टैक्सी में नहीं लेके जाने दूंगा। तो मैंने बोल दिया ये नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, आप कैंसिल कर दो चले जाओ। तो उसमें ना हम लेट हो गए, तो वो मैडम थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी। तो वो जो वे था उनका बोलने का और वो था ना, वो मैंने कॉपी करके ना उनको बाकी फ्रेंड्स को सुनाया था।
तो वो बोले नवदीप बिल्कुल एग्जैक्ट कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट कर रहा है। हमें भी सुना दीजिए। अरे नहीं मैडम, फेमस हो जाएंगे। तो कर दो भाई। कर दो भाई। तो वो क्या था ना, मैंने फोन उठाया, वो उनको और बाकी जो साथी एथलीट थे उन्होंने नहीं उठाया था, तो उनका फोन उठाया, यार नवदीप यार ये क्या बात है यार, यार तुम फोन नहीं उठा रहे यार, तुम्हारे लिए खाना आया यार, तुम ले भी नहीं रहे यार। मैं बोला, मैं कहा मैडम मैं ना इधर ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ, 2 कैब कैंसिल होगी, मैं इधर बैठा हूँ, आप मैं बताओ कैसे कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि खाना तो स्टेडियम में दूर है। यार तो मैं क्या करूँ यार, वो खाने के लिए तुम्हारा वेट कर रहे हैं यार। तो मतलब ऐसे था, तो वो मैंने पूरा मिमिक किया ना, तो काफी सिमिलर था, एग्जैक्ट था। अब इस पॉडकास्ट के बाद आपके सारे कोचेस को पता है कि आप उनकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने इसने साथ में, जिस रूम पे हम रहते थे ना, तो उसका बाथरूम का दरवाजा था ना जो, ये बहुत चालाक था। ये क्या करता था ना, कोई भी मतलब कांड कर देता था और उसको सेट कर देता था। अब इसने इसे गया दरवाजा, इसने बाथरूम का दरवाजा करा। जैसे वो क्या हुआ, मैं गया बाथरूम में तो मैंने खोला तो दरवाजा ही पूरा ही टूट गया ऐसे ही बिल्कुल। तो मैंने अपने आराम से उसको साइड में रखा, अपने बाथरूम किया बंद कर, ऐसे कैसे चिपका दिया, बिल्कुल खड़ा कर दिया जैसे ऐसे दरवाजा। तो भाई जाता है 15-20 मिनट बाद वॉशरूम में, तो जैसे ही खोलता है ना तो दरवाजा नीचे और ये दरवाजे के ऊपर ऐसे गिरा और चिल्ला रहा, मोनू, जैसे मेरा नाम मोनू है, मोनू मोनू। तो मैं गया ऐसे ही ऐसे लेटा हुआ बिल्कुल उस पे। बोला यार फिर मेरा नाम आएगा, पता मेरे को है तूने किया है। और क्या था ना, मैं मतलब कमरे पे मैं ही छोटा था, छोटा बोल लो, एज में कम एज है मेरी, तो या शरारती बोल लो, एक ही बात है। तो कुछ भी हो जाए, इसने किया होगा, इसने किया होगा, क्योंकि ये नहीं टिकता। तो कुछ भी सुमित कर देता था, नाम मेरा आता मतलब था। मोस्टली कांड मैं ही करता था रूम पे, बट सारे नाम इसी के आते थे, मैं भी चुप रहता था, मैं ठीक है पसंद। अब वो भाई साहब देख रहे होंगे, अब पता लगेगा उनको। अच्छा, इनका जैसे आपके लिए तो इन्होंने बता दिया आपका, आप एक्टिंग करते वगैरह, इनकी क्या खास बात है जो लोगों को नहीं पता है? ऐसे इसमें खास है ही नहीं। जेवलिन के अलावा, जेवलिन अच्छा करता है, वो खासियत है। ये दोस्तों में आपकी पक्की दोस्ती का सिग्नल है कि आपने इनको कहा कि भाई इनके ये मेडल भी आ जाएगा, मुझे उम्मीद नहीं थी, और ये आपके बारे में कह रहे हैं कि इसका कुछ खास है ही नहीं, बस मेडल आ गया और कुछ नहीं, जेवलिन अच्छा कर रहा है, वो खास है, वो नहीं। यूनिक है। रोटी घटिया ही बना रहे हैं क्या? क्या कुछ है बचा ही नहीं फिर? अब तो वो भी नहीं कर रहा होगा। मेरी तो रोटी थी सर, इसका तो ये ऐसा था कि जैसे ये सब काम मेरा था, भाई का सफाई का काम था, ठीक है, सफाई करनी है, ठीक है? तो रात को हम पीते थे दूध, हरियाणा गया तो रात को दूध के बिना नींद नहीं आती थी। तो भाई क्या करता, जैसे दूध का पैकेट इसको डालने, क्योंकि मैं पैर निकाल के आराम से लेट जाता हूँ, उसके बाद मैं उठता नहीं हूँ, तो इसका काम था कि रात को जो भी मतलब दूध की थैली वगैरह डस्टबिन में इसको डालनी है। तो मेरे से लेके, और जैसे गद्दे पे सोते थे उस टाइम पे, बेड तो था नहीं, गद्दे के नीचे। तो 15-20 दिन की पन्नी बेड के गद्दे के नीचे इकट्ठी हो रखी। तो एक दिन रूम ओनर आ गए ऐसे ही, तो उन्होंने ऐसे ही देख लिया कमरा की, चलो इनका कमरा देखता हूँ कैसे। जैसे ही गद्दा उठाया, 25-30 पॉलीथीन दूध की खाली आते ही फिर इसकी जो क्लास ली ना। नहीं, अच्छा है। देखिए, आप लोग एथलीट हैं तो दूध की पन्नी मिल रही है, नहीं तो लोगों के यहाँ बियर की कैंस मिल रही है। नहीं, ऐसा नहीं किया, कोई भी नहीं ऐसा, कोई भी नहीं। वही ना कि हम दोनों की जो थिंकिंग है ना, और हम दोनों का जो साथ में था, वो सिमिलर ही है तकरीबन, हम इतना अलग नहीं जाते। आप लोग को खाने का शौक है? हाँ, मीठा खाने का। दर्शकों को मैं बताऊं कि अभी थोड़ी देर पहले मैं इनसे मिला हूं, और मुझे अभी पता चला थोड़ी देर पहले, जितनी देर में मैं इनसे मिला हूं, कि ये चाय के बहुत शौकीन आदमी है। हाँ। और एक दिन में इस बात पे मना नहीं कर सकता। एक दिन में कितनी चाय पीते हैं? वैसे तो नहीं, अभी तो जैसे जब अभी तो कितनी भी पिया लो, कितनी भी। नवदीप, आप बता रहे थे ये अलार्म लगा के चाय पीते हैं? वो तो इसका मतलब ट्रेनिंग टाइम पे जब हम साथ होते थे ना, इसने 4 बजे का अलार्म लगा रखा था, और हम सो रहे होते थे ना। 4 बजे सुबह? नहीं, शाम को। तो ये हम सो रहे होते थे, तो ये मेरे को प्रॉपर अलार्म से उठाता था, कि क्योंकि ये पैर वगैरह निकाल लेता है ना, तो इसलिए फिर इजीली पहनता नहीं है, तो इसलिए तो ये मेरे को उठाता है,
भाई चाय लेके आ। अब मैं आलकस में, हाँ भाई जा रहा हूँ, हाँ जा रहा हूँ। भाई टाइम हो गया भाई, देख लेट हो रहे हैं भाई। तो इतना कल शायद हम अभी पेरिस में जब थे ना, तो उधर एक इवेंट के लिए गए थे खाना खाने के लिए। तो उधर है ना वीडियो दिखा रहा था, एक बंदे ने ना इतना बड़े कप में ना चाय डाल रखी थी। चाय नहीं था, कुछ और था, चाय थी। चाय थी। तो इतने बड़े कप में चाय डाल रखी अरे थी। बाप रे। और ये मेरे को बोल रहा, बोला भाई मैं इतनी भी पी सकता हूँ। मैं कहा भाई जिस हिसाब का तेरा चाय को लेके डेडिकेशन है ना, तू कर सकता है। अभी तो बट जब ट्रेनिंग डेज होते हैं तब तो बहुत कम। अभी अब की बार तो मैंने बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस की थी हर चीज पे। नहीं, इस बार मैंने भी काफी ना फूड पे कंट्रोल किया था। मेरा ना फेवरेट घेवर है, अच्छा। हरियाणा की वो सीजनल स्वीट है। हम्म, पूरा सावन निकल गया, मैंने घेवर नहीं खाया। क्या बात है। तो भोले बाबा ने आपको इनाम दिया है, गोल्ड मेडल, और क्या चाहिए। अब आप बिल्कुल। दबा के घेवर खाइए। अभी तो आप गांव भी जाने वाले हैं, वहां भी आपका बड़ा स्वागत होना है। आपका गांव में कैसा स्वागत हुआ? मेरा बहुत बढ़िया, हर बार होता है। तो अभी हर बार होता है, इसलिए गांव वालों का यही होगा, आई थिंक कि इसका रोज का हो गया। बट प्रे करते हो कि हर बार ऐसे ही मेडल आता रहे। और आपको खाने में क्या पसंद है? इनका जैसे घेवर है, आपका क्या है? मीठा कुछ भी दे दो, मीठे में तो कुछ भी। जैसे अभी राजनाथ सर के वहां से गए, वहाँ क्या गए? मेरे को लग रहा है कि पूरी प्लेट में आधी तो मैंने ही खाई थी उसमें से। अलग अलग तरह की मिठाई थी। कल हम जो महाराष्ट्र के सीएम है शिंदे सर, उनके घर पे गए थे। तो वहां पे मैंने पहली बार मोदक खाया, वो भी मीठा मीठा होता है मोदक। और उसके साथ में एक पराठा टाइप में होता है, वो मीठा होता है। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को कि हाँ बढ़िया मिठाई खा रहे हैं। तो अभी अभी आप मेडल जीत के आपके कोच वगैरह भी नहीं कह रहे होंगे कि भाई? अब की बार नहीं खाया मैंने मीठा, मेरे को हो गए होंगे 5-6 महीने ढंग से मीठा खाया। आप लोगों के पीछे लेकिन कोच और फिजियो की भी बड़ी मेहनत रहती है, उनके बारे में थोड़ा बताइए, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है? देखिए मैं अपनी बात करूं, फिजियो आपके विपिन भाई हैं? हाँ विपिन भाई फिजियो, अरुण कुमार मेरे कोच हैं, 2022 से साथ में हैं। वो जिस तरह से रहते हैं ना, मैंने बहुत कम एथलीट और कोचेज में बॉन्डिंग देखी है जैसे मेरे और मेरे कोच में, क्योंकि मैं उनको भाई साहब बोलता हूँ। और क्योंकि जब वो आए थे ना मेरे पास में, तो जैसे मैं उस टाइम पे भी पैरालंपिक मेडलिस्ट था, गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड उस टाइम पे भी था मेरा, 68 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसे ही बॉन्डिंग बनानी थी कि जैसे बड़ा भाई रहता ना साथ में, ऐसा हो। कोच तो चलो है, बट कहीं ना कहीं बड़ा भाई। तो जब वो आए ना शुरू में, तो काफ़ी एक ही सवाल था उनका कि देख तेरे पास में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तू फाइनेंशियली स्टेबल है, तू पैरालंपिक जो सबसे बड़ा मेडल होता है गोल्ड, वो तेरे पास में है, तू वर्ल्ड चैंपियन, तेरे को क्या चाहिए? तो मेरे को उन्होंने, जैसे मैंने बताया कि नीरज भाई के साथ में काफ़ी, तो मैंने कहा था कि 80 मीटर मारनी, उससे नीचे नहीं मारनी मेरे को। तो बोले ठीक है, तेरे पास में एक लक्ष्य है ना, तो तेरा साथ देता हूँ मैं। वरना उनको कोचिंग कम ही पसंद है, जहाँ तक मैंने देखा है पिछले 3 साल में, कम ही बच्चों को कोचिंग देते हैं। रिक्वेस्ट तो बहुत सारी आती है उनको डे बाय डे, और अब तो बहुत रिक्वेस्ट आती है। बट कहीं ना कहीं वो बोले कि एक ऐसा एथलीट जिसके पास में एक प्रॉपर टारगेट है, तो उसके साथ में मज़ा करने में, मतलब ट्रेनिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो हम एज ए बहुत ही एक छोटे भाई बड़े भाई वाला रिलेशन है हमारा, मजाक भी करते हैं और कभी कभी आर्गुमेंट भी हो जाते हैं कोच और मेरे बीच में, बट समझते हैं एक दूसरे को कि हाँ। एक चीज मुझे अच्छी लग रही है आप दोनों की, जो मुझे लग रहा है कि आप दोनों बहुत देर तक दिल पे लेके बात चलने वालों में से नहीं है, और शायद लेके चले होते तो आज यहाँ होते भी नहीं। हाँ, ये जितना लोगों ने दिल पे देने का प्रयास किया है, तो आई थिंक जो सर कमजोर होता है ना, मतलब ऐसा जब समझते हैं लोग कि हाँ अगर सही नहीं है तो कमजोर है, तो जो कमजोर होता है ना, दुनिया उसको कमजोर करने का प्रयास करती है। वो उसको, और जो वही हमारे में एक हम आपस में यूज़ करते हैं कि जो दबता है ना उसको दबाते हैं लोग। तो पर हमारे अंदर वो नहीं था। अगर हम ये छोटी छोटी बात पकड़ के बैठते तो हम अपना लक्ष्य अचीव नहीं कर पाते। सही बात। तो हमने उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया, जो टारगेट था जिसके लिए हम कर रहे थे उसी पे फोकस रखा। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि आपकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है। सिर्फ ये नहीं कि भाई गोल्ड मेडल मिल गया बात कर रहे हैं, गोल्ड मेडल नहीं भी मिलता तो भी मैं कह रहा हूँ कि आपकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है, क्योंकि हम चीज़ों को ना थोड़ा इसी पैमाने पे देखते हैं। मेडल मिल गया, और इसमें मैं मीडिया का भी दोष दूंगा, हम लोग भी उतने ही गुनहगार हैं कि अगर आपका शायद मेडल ना आया होता तो मैं आपके साथ
पॉडकास्ट ना कर रहा होता, या बहुत सारे लोग ना करते, या इंटरव्यू ना करते, या उस तरह से आपके पास ना पहुंच रहे होते जैसे हमको पहुंचना चाहिए। थोड़ा बहुत करते लेकिन उतना शायद नहीं होता, तो हम भी उसके दोषी हैं। मैं सर 2017 से compete कर रहा हूँ ना, मेरे सारे कंपटीशन ऐसे ही रहते हैं, जो सबने सुना, जो सबने देखा। मेरा आई वॉज ले लो, तकरीबन सारे कंपटीशन ऐसे रहते हैं। और मैंने कुछ थ्रोज की वीडियो भी डाल रखी है। एक तो नेशनल में सुमित भाई भी पीछे थे, तो मैं ऐसे ही खेलता हूँ। वो ये बात अलग है कि ओलंपिक बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबको अभी पता लग रहा है कि मैं मतलब कंपटीशन में इतना एग्रेसिव रहता हूँ। इसके अलावा भी मेरी जितनी और भी वीडियोस हैं, मैं इतना ही एग्रेसिव रह गई कंपटीशन टाइम पे। बट नॉर्मल जीवन लाइफ में हम आपस में मजाक बहुत, कई बार बहुत डीप भी घुस जाते हैं, बट फिर भी हम इतना क्या गुस्सा आता ही नहीं है। बहुत पेशेंस से काम करते हैं। मतलब आपकी हाइट जो भी हो, लेकिन आपकी सोच की हाइट बहुत ऊपर है, जो मैं अभी कभी तो जब आपने हाइट की बात, मेरे हंसी छूट गई, क्योंकि हमारा माहौल ऐसा है कि हम एक दूसरे के ऊपर कर लेते हैं सारे हाँ, तो नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप अगर इनके साथ कुछ मजाक करें तो वो सीरियसनेस, तो ये दुगना सीरियस करता है ना हाँ, ये तो कह ही रहे, मैं तो सीधा पीट पाट के निपटा के उस घर तक तो कुछ जाने देता नहीं, आपस में तो क्या ही लड़ाई, मामा ऐसे नहीं होता। हमारा जो साथ है ना, जिसके साथ बैठ लिए उसके साथ फिर हम लड़ते नहीं है। और हमने तो साथ खाया है, साथ रहे हैं, तो क्लोज हैं हम, ऐसा नहीं है। और यही मेमोरीज तो लाइफ में रह जाती हैं, और क्या रहता है। उसके साथ तो बहुत सारी आप कहीं घूमने नहीं जाते हैं? अभी आपकी हाल में शादी हुई है, पत्नी आपको कुछ बोलती नहीं है? देखिए, आई थिंक मैं कुछ चुनिंदा ब्लेस्ड लोगों में से हूँ क्योंकि अभी तक हम कहीं घूमने नहीं गए, और क्योंकि उसको पता है कि ये टाइम सबसे मेन है पूरी जिंदगी का, तो कहीं ना कहीं वो समझती है कि अभी कुछ नहीं बोलना इसे, और मतलब ट्रेनिंग पे ध्यान देना है। बट जिस तरह से ख्याल रखती है वो मेरा, तो वाकई में ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मेरी पूरी फैमिली ऐसी है। मेरी मदर बिल्कुल ऐसी है कि मतलब जैसे पल को भी बिठा के रखते हैं, बचपन से ऐसे रखा है। वाइफ भी भगवान की दया से बहुत अच्छी फैमिली मिली है मेरे को, जो मेरे ससुराल वाले बहुत सपोर्टिव हैं, मतलब जिस तरह से सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ब्लेस्ड फील करता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि अभी थोड़ा टाइम फैमिली के साथ में, क्योंकि यही था कि एक बार पेरिस में अच्छा रह जाए सब कुछ, तो बहुत सारी चीज़ें जो मेडल के बाद में सुधर जाती हैं। आई थिंक नवदीप अब समझेगा अभी आने वाले टीम में कि, क्योंकि मेरा टोक्यो में भी गोल था, तो मैं समझ चुका हूँ वो चीज़ें कि क्या इस टाइम पे क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्या नहीं है। उस टाइम पे कुछ हुआ कि मैं नहीं घूमने जा पाया, क्योंकि टारगेट दिख रहे थे नेक्स्ट टू नेक्स्ट। बट कोशिश करूँगा अब थोड़ा कि 15 दिन फैमिली के साथ में अच्छे से टाइम स्पेंड करूँ, घुमाने ले जाऊँ उनको कहीं पे, और बढ़िया। हाँ, क्योंकि नवदीप तो अभी तक घर नहीं जा पाए हैं, सो आपको समझ में तो आ ही रहा है कि मेडल और लाइमलाइट के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। अभी कुछ दिन तक तो ये चलेगा ही। आप कब शादी कर रहे हैं? नहीं सर, अभी थोड़ा टाइम है कि मैं खेलूंगा, क्योंकि मैं 23 साल का हूँ अभी। पर ऐसा कुछ सोचा है कि? नहीं सर, अभी उस साइड विचार ही नहीं है। अभी विचार इसी साइड है कि हाँ, मैं इम्प्रूव कैसे करूँ। ये तो हो गया। फीमेल फैन फॉलोइंग बढ़ गई इसके बाद आपकी? ध्यान नहीं दिया। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा झूठा झूठा बोल दीजिए, इसमें इतना छुपाने वही पूछ रहे हैं कि कितनी मतलब गर्लफ्रेंड है? हाँ। नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं है सर, अभी कोई गर्लफ्रेंड सीरियस नहीं है? नहीं है। नाम मैं ले दूं के? नहीं सर, कोई गर्लफ्रेंड नहीं। वो तो सुमित के रिएक्शन से मुझे पता चल गया कि जवाब आपका सही है या गलत है। नहीं, सच में कोई गर्लफ्रेंड नहीं भाई, कसम से छोड़ दी सारी। सारी नहीं मतलब सर, अभी कोई नहीं है। मैं मतलब मेडल आने के बाद तो नहीं छोड़िए ना, वरना दुनिया फिर आपको गाली देगी। मेडल आए नहीं, सारी गर्लफ्रेंड छोड़ दी। नहीं, मैं काफी फोकस्ड हो गया था इस साल। मेरे को यही हो गया था कि नहीं भाई, बहुत हो गया है। मैं पीछे काफी कॉम्पिटिशन्स ऐसे रहे जो ठीक नहीं थे, तो इस बार ये हो गया था कि ना, अब इसके अलावा एक्चुअली क्या है सर कि इसके पिछले कुछ कॉम्पिटिशन्स में 4th पोजीशन पे रहा है ये। 4th पोजीशन एक ऐसी पोजीशन होती है जो सबसे चुपती है, डिमोटिवेट करती है। एक सिल्वर मेडलिस्ट कभी खुश नहीं रहता, एक 4th पोजीशन वाला बहुत। ब्रोंज मेडलिस्ट खुश रहता है, देखा है मैंने, ये सच्चाई है। मैंने मीम्स भी पढ़े इस बारे में, बट ये सच्चाई है। सिल्वर मेडलिस्ट और 4th पोजीशन बहुत, सिल्वर मेडलिस्ट को तो कहीं ना कहीं ये होता है कि ठीक है, अच्छा है, नहीं, फिर भी 4th तो पोजीशन बहुत ही ज्यादा कर दी है। माइंड करवाती है। और ये पिछले आई थिंक 3 साल 3 साल लगातार 4th पोजीशन पे आता रहा है,
तो मैं समझ सकता हूँ इसकी, क्योंकि मैं एक ही बार मेडल आउट हुआ था, सिर्फ एक बार अपने इंटरनेशनल टूर्नामेंट में 2018 एशियन गेम्स में। आई थिंक वो ऐसा टाइम था कि मेरे को बहुत टाइम लग गया कि, बट ये बहुत ही स्ट्रोंग है मेरे हिसाब से। हाँ, वो सुन के भी लग रहा है कि हाँ, वेरी मेंटली क्योंकि वेरी स्ट्रांग। वहां पे तो चलो होता है जो होता है, मैं बताता हूँ हाँ, आपको सही बात आने के बाद कहानी आगे आने के बाद एयरपोर्ट से शुरू हो जाता है, मेडलिस्ट और नॉन मेडलिस्ट में फर्क। हाँ, मैं बोलना चाहूंगा सभी को कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो हमने फेस किया उस टाइम पे 2018 गेम्स में, सब ढोल बज रहा है, सब कुछ ये हो रहा है, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, और नॉन मेडलिस्ट को बोलते हैं पीछे वाले गेट से निकल जाओ। हाँ, बहुत साइड से, और मतलब समझ रहे हैं वो, मतलब वो माला भी अगर हमें पहरा रहे हैं ना, अगर हम आए हैं और हम नॉन मेडलिस्ट हैं, तो एक वो आर्टिफिशियल, ठीक है हाँ ये तू ले ले, तू जाओ, बादशाह मेडल आया आपका, तो वो एक अलग ट्रीटमेंट होता है। वो मैंने फील किया वैसे इस बार। पर मतलब बहुत उदास रहते हैं ना उस टाइम पे, और उनको ये करके बोल दिया जाता है कि आप तो चले जाओ, या तो ये मेडलिस्ट रुक जाओ और आप चले जाओ। तो उस ये चीज़ है ना सर, थोड़ा सा वो रहता है कि यार मिसिंग है समथिंग। तो अब ये भी बात है कि कंपटीशन तो काफ़ी सारी कंट्री आती हैं, मेडल तो 3 ही मिलेंगे, सही बात। बट फिर भी देश में आने के बाद है ना एक वो चीज़ रहती है, बहुत सारा ना फील रहता है। और मैं तो 4th रहा हूँ, 4th में मेरे को ये भी सुनने को मिलता था बहुत बार तो कि ये तो इंडिया में मारता है, बाहर तो इसके पैर कांपने लगते हैं। ये तो होता ही है सर, कोई भी बाई चांस होता है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में, थोड़ा बहुत एथलीट पे प्रेशर होता है कि अंडर परफॉर्म कर ले बाई चांस कोई एथलीट, तो उसको तो बहुत गंदी गंदी गालियाँ मिलती हैं, मतलब ऐसी ऐसी बातें बोली जाती हैं उसको कि मतलब कह भी नहीं सकते हम यहाँ पे। और ये समझ गया, बट ये होता है कि बहुत सारा क्रिटिसिज्म होता है जो एथलीट की, और मतलब खुद एथलीट जब बोलते हैं ना तो फिर होता है कि यार मतलब वो एक्चुअल आपको फील करा देते कि हाँ फेलियर हुआ है। तो उसके बाद तो मैंने ठान लिया था कि भाई या तो जाना ही नहीं या मेडल आउट नहीं होना। सही है, क्योंकि उसके बाद कोई नहीं पूछता। हाँ, बस एक ही उपाय है, जो ऐसा बोले मेरा रील देख ले तू, बस तेरे लिए जवाब वो है। मैं भी यही बोलूंगा, नवदीप का रील देख ले भाई। नवदीप ने बोल दिया मेरी तरफ से। मैंने सबकी तरफ से बोल दिया, जो परेशान हो रहा है उसके लिए भी वो है, जो दुखी है, जो जिसको जो कोई दुख कर दे रहा है वो भी है, उदास कर रहा है कोई, सबके लिए। और सबसे बड़ी बात आप गौर करेंगे कि जो लोग ऐसा बोलते हैं उनमें से 99% लोगों का खुद का जीवन में कोई अचीवमेंट नहीं है। नहीं, एक्चुअली सच्चाई यही है, जो जैसे जो मेरे को और नीरज को कंपेयर करते हैं, जो पहले करते थे, अब तो ठीक है 73 एक बहुत बड़ा अच्छा है, मतलब काफी ठीक बेंचमार्क है, तो लगता है उन्हें कि हाँ यार अच्छा एथलीट है। कहीं ना कहीं उनको जेवलिन के बारे में पता ही नहीं होता कि जेवलिन कैसे ट्रैवल करती है, बट जब वो देखते हैं ना, ये नहीं पता होता जेवलिन पकड़ते कैसे। हाँ, तो वो ही बोलते हैं, जेवलिन का खिलाड़ी कभी ये बात नहीं बोलेगा कि इसने कम थ्रो लगा रखे है ये ऐसा कुछ। मुझे लगता है नीरज के पहले तो 90% लोगों को जेवलिन के बारे में पता भी नहीं था। हाँ, जैसे मैंने बताया कि हाँ, जैसे गांव में बोलते थे इतने में तो चांदी की बन जाती, क्या ये अगर किसी को कोई पूछे कि जैसे पता लग जाता है कि जेवलिन थ्रोन बोला ऐसे फेंकते हैं वो, मैं कहा नहीं वो ऐसे फेंकते हैं वो, मैं कहा नहीं भाई जो ऐसे फेंकते हैं। अच्छा वो डंडा सा, फिर भी ये डंडा सा। हाँ, तो बहुत सारी है, बट होना चाहिए। मैंने एक बात देखी है कि जैसे फॉरेन और यहाँ का मैं बताऊं, जैसे फॉरेन में आप आर्टिफिशियल लिम्ब डाल के इजीली घूम सकते हो, कोई आपको देखेगा नहीं। मतलब 2018 में जो मैं फिनलैंड गया था ट्रेनिंग के लिए, तो ऐसे ही मैं शॉर्ट्स में निकल गया बाहर एक बार, जैसे तो जो ब्लेड होता है ना पतला सा बिल्कुल, जो पहन के थ्रो करता हूँ मैं, तो कोई देख ही नहीं रहा, मतलब सब नॉर्मल बिल्कुल, कि मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा। हाँ देखा ऐसे देख के, और मतलब उन्हें पता है कि नहीं देखना, मतलब ऐसा एजुकेटेड सा सिस्टम है वहाँ पे कि उनको पता है कि महसूस नहीं करवाना, या फिर उनके लिए नॉर्मल हो गया आई थिंक वो चीज़ कि हाँ ठीक है ये है तो है कोई इतना बड़ा, बट यहाँ पे अभी भी नहीं कर सकते वो। बाई चांस स्टेडियम में कभी कभी ऐसा था कि कोई नया होता था तो ऐसे देखता ही, मतलब ऐसे तरीके से देखने लगता है जैसे मैकेनिक है, वो अभी खोल के ठीक करेंगे। होता है कई बार कुछ लोगों को, क्योंकि वो इतना पतला होता है इतना सा, तो कुछ को लगता है कि ये
ये राक्षस जैसा आदमी इसका भार कैसे सहन कर रहा है। हाँ, वो मतलब ये रखते हैं कि उनको जिज्ञासा खड़ा है कैसे है, मतलब इस क्योंकि पे ये उनको पहना कैसे। एजुकेशन नहीं दी गई ना उसके बारे में, तो उनको एक जिज्ञासा रहती है कि कैसे वर्क करता है ये, और ये जुड़ा कैसे हुआ है, मतलब जो ओरिजिनल शरीर है उससे जुड़ा कैसे हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो साथ में होते हैं, कोई पूछ भी लेता है कि भाई ये तो चलो ठीक है, बट ये भागते टाइम निकलता क्यों नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो एजुकेशन फॉरेन में है उन लोगों को। और सर एक वो चीज़ भी है, सुमित अभी वो चीज़ नहीं बता रहा, ये पहनते हैं ना जब ये दर्द बहुत ज़्यादा करता है, अच्छा, क्योंकि वो प्लास्टिक के साथ लगता है और वहाँ मांस नहीं है, डायरेक्ट हड्डी है, वो डायरेक्ट हड्डी पे लगता है और वो बहुत पेन करता है। मैंने इसको कई बार मतलब बहुत बार है ना संभाला है कि इसका है ना उस पर पस जम जाती थी ओ, और वो पूरा इतना बड़ा घाव हो जाता था, और वो ट्रेनिंग डेली कर ही रहा था, छोड़ नहीं रहा था, स्वेटिंग में आकर वो और ज़्यादा हो रहा था, और ज़्यादा हो रहा था, और ज़्यादा हो रहा था। ड्रेसिंग वगैरह करता था इसकी, और इसको काफ़ी मतलब संभालना पड़ता था रात में, पूरा यहाँ से कटा हुआ, वहाँ से कटा हुआ, और वो स्वेटिंग से दूना बिगड़ रहा है, ठीक नहीं हो रहा। तो काफ़ी मतलब चैलेंजिंग रहता है मेरे हिसाब से ये। तो वो जो आप बोलते हो ना कि कैसे कैसे मैनेज किया, तो मेरे को लगता है मैं तो ठीक हूँ यार, इसका देख ये बेचारा कितना दर्द में है, अभी भी दर्द में है, जब होया था तब तो और भी दर्द में था, अभी भी दर्द में। और डॉक्टर्स ने तो जैसे रिकमेंड करते हैं किसी भी चीज़ को पहनने के लिए, तो 3, क्योंकि मेरी ग्राफ्टिंग है, मतलब ऐसे काट के और दूसरी थाई की स्किन लगा रखी है, तो वो इतनी हार्ड नहीं है, तो उन्होंने 2 या 3 घंटे रिकमेंडेशन लास्ट दे रखी थी। बट आई थिंक हैबिचुअल इतना हो गया कि वो अब तो मैं पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात, मतलब 24 घंटे 48 घंटे ही पहन लेता हूँ। बट कहीं ना कभी कभी कर देता है कि अभी भी जैसे कट गया कहीं से, या कई बार ऐसा तो ब्लड से ही भरा हुआ मिलता है वो जो सॉकेट होता है। अब की बार भी जैसे विपिन भाई से पूछना आप कभी मिले तो उनको ना, जैसे मेरे को पता नहीं लगता कई बार कि, क्योंकि आदत हो गई है, वो एक होता है ना कि वो अभी माइंड तो को तो पता है दर्द हो रहा है, बट वो नहीं करता, बोदर नहीं करती वो चीज़। तो जैसे सोक्स ऊपर आया हुआ था ब्लड, तो विपिन भाई बोले ये लाल लाल में गया, ये ब्लड आ गया आई थिंक इसमें से। तो वो चीज़ एक लिमिट होती है, बट ह्यूमन बॉडी ऐसी चीज़ है जिसकी कोई भी लिमिट नहीं, आप कितना भी दर्द बर्दाश्त कर सकते हो, क्योंकि दर्द तो है बट वो फील नहीं हो रहा, माइंड उसको इग्नोर कर रहा है कि हाँ ये नॉर्मल चीज़ होगी अब। तो उस टाइम उन्होंने साफ बोल दिया जो लैग बनाते कि भाई इतना जितना लोड आप डालते हो, पहली बात तो रिकमेंड ही नहीं होती है सब चीज़ें जो एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो एक एम्पुटी के लिए। दूसरी बात, जितना ओवर एग्रेसिव से कर रहे हो, जैसे 150 किलो की बैक प्रेस मार रहे हो, 300 किलो की हाफ स्क्वाट मार रहे हो, तो वो तो बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करते ये सब चीज़ें। तो उससे आई थिंक वो बोले जब ये चीज़ छोड़ दोगे तो हो सकता है कि मतलब नॉर्मल हो जाए, बट जब तक करते रहोगे तो वो चीज़ तो। मैं आप दोनों को सुनने के बाद यही सोच रहा हूँ कि जो नॉर्मल जिसके पास शरीर है, जो आप कहें कि सारे अंग ठीक से काम कर रहे हैं, एबल्ड बोल सकते हैं, एबल्ड एथलीट्स। हाँ, एबल्ड एथलीट्स, उनके लिए हम उनको थोड़ा ऐसा लगता है कि ऊपर रखकर मापते हैं, और जो पैरालंपिक में जा रहे हैं उनको थोड़ा सा उस तरह से अभी भी रिकग्निशन नहीं है जैसा मिलना चाहिए। जबकि आपके चैलेंजेस मुझे लगता है कि मेंटल और फिजिकल दोनों उनसे कहीं ज़्यादा हैं, फिर भी उस तरह की सोच नहीं है। और मुझे लगता है कि आपके मेडल, आपकी अचीवमेंट्स, आपके स्ट्रगल को जब लोग सुनेंगे, देखेंगे इस पॉडकास्ट के जरिए, तो मुझे लगता है लोगों की सोच बदलेगी। मेडल आना ना आना चलता रहेगा, लेकिन अगर 4 लोग भी प्रभावित हो रहे हैं और उनकी सोच बदल रही है, तो मुझे लगता है वो देश के लिए सबसे बड़ा मेडल है कि वो किस तरह से लोगों को देखते हैं और किस तरह से उसको समझते हैं। जाते जाते अगर आप दोनों कुछ हरियाणवी में अपने फैंस को कहना चाहें। कच्चे काटो भाई। इसका मतलब यही बात कहना चाहूँगा Same. कि देखो चलता रहता है, कुछ भी हो जाए बाई चांस, क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो ऐसा कोई था नहीं कि जिसको मैं जैसे कभी कोई कोच भी बोलता है कि इतनी वैसी वीडियोज क्यों डालता तू एग्रेसिव ट्रेनिंग वाली, कभी कभी जैसे हैवी बोल सकते हैं। कि जब मेरा टाइम था, जब मैं उस स्टेज पे था, तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ था नहीं जिसको मैंने वे ट्रेनिंग देखी हो किसी की। तो मेरे पास बहुत फ़ोन आते, मैसेज आते हैं कि स्पेशली इंस्टाग्राम पे कि भाई आपको देख के बहुत मोटिवेट होता हूँ, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं कल तक तो उदास था भाई, आज मैंने आपकी वीडियो देख ली, तो वो एक ऐसा फील होता है कि हाँ यार मतलब कुछ अच्छा कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं मेरे को लगता है इस मेडल से भी कुछ बिल्कुल ऊपर है वो चीज़। बिल्कुल, मेडल तो बहुत सारे लोग जीतेंगे, लेकिन अगर आप जीवन में एक लाइफ भी इंस्पायर हाँ, करके जा रहे हैं तो उससे बड़ा और achievement कुछ नहीं है। और भी जैसे होते हैं, कोई मिलता है तो जैसे उसको, क्योंकि कई बार क्या होता है
गेट साइकिल नॉर्मल हो सकती है, एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है, बट उसे पता नहीं है कि डायरेक्शन क्या है। तो मैं फॉर श्योर रिक्वेस्ट देखता रहता हूँ कि ऐसा कोई छूटे ना मेरे से कि जिसको मैं गाइड ना कर पाऊँ इस बारे में। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि जब कोई ये बोलता है कि भाई मेरे इंस्पिरेशन हो आप, और आपको देख के मेरे को एक जीने की वो मिल गई दोबारा से तमन्ना, तो वो आई थिंक सबसे अच्छा लगता है मेरे को ऐसे मैसेज रिसीव। मैं खुद ही आप दोनों से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि 20 साल से ज़्यादा मुझे पत्रकारिता में हो गया। हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन ये जज्बा कि इतना कुछ होने के बाद भी आप लोग जिस तरह से एकदम बिंदास मस्त होके, और जो आपने कहा कि वहीं निपटा दिया, घर तक आने नहीं दिया और अपने वो दिल पे भी नहीं आने दिया, वो बहुत सीखने लायक है और समझने लायक है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतने हेक्टिक शेड्यूल में से समय निकाला, और ऐसे भगवान आपको 4-6 मेडल और देते गोल्ड वाले तो वो चलता रहे, और बिना वैसे वाले रील के आएंगे आएंगे 4-6 से ज्यादा भी आएंगे। 4-6 से ज्यादा भी है। मोदी जी को प्रॉमिस किया है, हाँ। तो ऐसे ही नहीं करके भरोसा है अपने ऊपर, तो होगा सब अच्छा तो नहीं, होगा। जिस तरह से अभी जाने से पहले सबकी ब्लेसिंग्स मिली, तो काफ़ी अच्छा लगा कि और मुझे लगता है आप लोग और ब्लेसिंग्स दीजिए। टॉप एंगल का ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू।